हेलो डियर, जितने भी हमारे डियर फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है परिवार का अर्थ लिखे और उसे परिभाषित करना है, ठीक है ना। तो देखिए, अर्थ मतलब होता है कि मीनिंग, परिवार का क्या मीनिंग होता है। परिभाषा जो है हर एक जो है सोशियोलॉजिस्ट जो है अलग अलग तरीके से अपना समाजशास्त्री दिए हैं परिभाषा। चलिए हम लोग इसको अर्थ के देखते हैं। परिवार शब्द जो होता है यह रोमन शब्द का एक जो है फैमिलस, जो फैमिलस होता है, इस फैमुलस से जो है आपका परिवार बना है। जैसे परिवार जो फैमिली है, इस फैमिली जो है रोमन शब्द फैमुलस से बना है, समझ गए। जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता, बच्चे और दास हो, समझ गए ना। देखिए, रोमन भाषा के फैमिलस से बना है, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है कि यह एक ऐसा समूह हो जिसमें माता पिता, समझ गए ना, माता पिता और बच्चा, समझ गए ना, और दास हो, मतलब उसका नौकर हो, लेकिन कम से कम माता पिता और उसका बच्चा जरूर हो, समझ गए ना। चलिए, समान अर्थ में परिवार समाज की वह प्रथम इकाई है। सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि समाज के प्रथम इकाई कौन होता है, तो परिवार ही होता है, समझ गए ना। तो देखिए, समाज का सिंपल अर्थ में कहिए, समान अर्थ में, तो परिवार जो है समाज की प्रथम इकाई है जिसमें कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं। इन रहने वालों में पति पत्नी व संतान जो है अनिवार्य होती है, समझ गए ना। तो ये जो है इसका मतलब हो गया किसका, जो है आपके फैमिली का। फैमिली का क्या मतलब हुआ कि फैमिली का समान अर्थ होता है कि यह समाज का प्रथम इकाई होता है जिसमें कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं, जैसे पति पत्नी और उसके संतान। इतना कम से कम होता है तो एक परिवार जो है बन जाता है, समझ गए। तो यही जो है होता है परिवार का अर्थ, जो कि रोमन्स के शब्द फैमिलस से लिया गया है, समझ गए। चलिए, परिवार की परिभाषा क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे परिवार की परिभाषा वो तो हो गया अर्थ। अब यहाँ पे परिवार के परिभाषा में कुछ जो है समाजशास्त्रियों ने अपना अपना अलग अलग तरीके से परिभाषा दिया। तो हम लोग ज़्यादा नहीं, दो को ही देखेंगे। इसी दो को आप लोग को भी पूछेगा तो लिखिएगा परिभाषा में, समझ गए। देख लीजिए, पहला हम लोग लिए हैं लूसी मेयर के अनुसार और दूसरा लिए हैं डेविस के अनुसार, ठीक है ना। तो देखिए, लूसी मेयर, परिवार एक गृहस्थ समूह है। परिवार क्या है, एक गृहस्थ समूह है, मतलब घर का एक समूह है, समझ गए ना, जिसमें माता पिता व संतान साथ रहते हैं। ऊपर भी जो देखे हैं कि माता पिता और उसके संतान अनिवार्यतः रहते हैं, तो उसी प्रकार से लूनी मेयर ने भी कहा कि भाई मेरे, परिवार एक गृहस्थ समूह है, घर का समूह है, जिसमें माता पिता और उसके संतान जो है साथ में रहते हैं समूह में। इसके मूल रूप से दंपति व उसकी संतान रहती है, मतलब इसमें मूल रूप से दंपति यानी पति पत्नी और उसके संतान रहते हैं। ये कौन कहा, लूनी मेयर ने कहा, समझ गए ना। लूनी मेयर ने क्या कहा कि परिवार एक गृहस्थ, मतलब घर का एक समूह है जिसमें माता पिता और उसके एक संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में कहा जाए तो दंपति और उसके संतान होते हैं एक परिवार में, समझ गए ना। तो ये लूनी मेयर ने कहा, परिभाषा दिया। अब डेविस ने क्या कहा कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है तथा जो परस्पर नातेदार है। डेविस ने कहा, डेविस ने माना कि भाई हम जो है लूनी मेयर के बात से सहमत है, बट पूरे सहमत नहीं है। हम अपना जो है परिभाषा देंगे। तो हम अपना परिभाषा परिवार के लिए क्या देंगे, तो डेविस ने कहा कि देखिए, एक से अधिक जहाँ भी कोई मनुष्य रहता है तो वह समूह हो जाता है। तो उसी प्रकार से परिवार में भी पति पत्नी हो या उसके बच्चा हो, कोई भी हो, 2 3 4 कोई भी हो, तो वो आपस में सब जो है एक दूसरे से परस्पर रक्त का संबंध होगा। जैसे पति पत्नी और उसके बच्चे, क्या हो गया, रक्त का संबंध हुआ ना उसमें, उसके बच्चा में और उसके माता पिता में। इसी प्रकार से बच्चा है और उसके माता पिता है, उसके दादा है, तो ये भी तो सब एक दूसरे से रक्त के संबंधी ही हुआ। तो ये डेविस ने माना कि रक्त के संबंधी हो, एक दूसरे से संबंधित रहते हो और जो परस्पर एक दूसरे से नातेदार हो, तो यही जो है परिवार होता है, समझ गए। तो ये डेविस भाई ने कहा। ओके, चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा कि परिवार को तो आप लोग देख लिए, परिवार का विशेषता क्या क्या, परिवार का डिफिनीशन कौन दिया था, लूनी मेयर ने और डेविस ने। दोनों के बारे में आप लोग समझ गए। एक ने कहा कि रक्त के आधार पर, डेविस ने रक्त के आधार पर माना, और लूनी मेयर ने माना कि पति पत्नी दंपति और उसके संतान अनिवार्यतः इसमें होगा तो ही परिवार होगा, समझ गए ना। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए परिवार की विशेषता। अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्ट देखेंगे कि एक परिवार जो होता है उसका क्या क्या विशेषता होता है। तो देखिए, परिवार के मुख्यतः विशेषताओं को 2 भागों में विभाजित कर दिया। अच्छे से समझने के लिए 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, समझ गए ना। ये हम लोग विशेषता देख रहे हैं परिवार का। अब आप लोग सोचिए ना, परिवार का क्या क्या विशेषता हो सकता है। आप जिस परिवार में रहते हैं तो उस परिवार का क्या क्या विशेषता हो सकता है। तो परिवार आपको निवास स्थान दिलाता है, परिवार आपको सुरक्षा देता है, परिवार आपको जो है भौतिक सुविधा देता है, समझ गए ना, जिसमें घर, कपड़ा, खाना पीना, बायोलॉजिकल सुविधा देता है, समझ गए ना, मनोरंजन की सुविधा देता है परिवार। तो ये सब एक प्रकार का विशेषता ही होता है, समझ गए ना। शिक्षा का अवसर देता है परिवार आपको, राजनीतिक लाभ भी देता है, राजनीतिक सिखाता है कि कैसे परिवार को चलाना है, कैसे जब कोई समस्या हो तो एक दूसरे से कोई निर्णय लेना हो तो एक दूसरे से मिल के निर्णय लेंगे। तो ये जो है परिवार एक कैरेक्टरिस्ट विशेषता होता है सब। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसको समांतर 2 ही भागों में विभाजित किया गया है।
एक है समान विशेषता और एक है विशिष्ट विशेषता। दो भागों में इसके विशेषता को बांट दिया गया है, समझ गए। चलिए यहाँ पे हम लोग समान विशेषता जनरल कैरेक्टरिस्ट को देखते हैं फैमिली का, ठीक है ना। देखिए पहला जो समान विशेषता है, जो एक निड विशेषता है, वो होता है पहला है सेक्सुअल रिलेशन। परिवार का एक विशेषता है कि जब परिवार का निर्माण होता है, जब किसी बच्चे का परिवार में शादी होता है, तो वह जोड़ा दंपति जो होता है उसको एक लाइसेंस मिल जाता है कि उसको यौन संबंध बना सकता है पत्नी के साथ में, समझ गए ना। तो यह एक परिवार का जो है क्या होता है, विशेषता है, जो परिवार अनुमति देता है, समाज अनुमति देता है कि शादी के बाद यौन संबंध बनाने के लिए, समझ गए ना। दूसरा विशेषता है विवाह का स्वरूप। इसमें है विवाह का स्वरूप। अब परिवार जो होता है यह विवाह का स्वरूप भी तय करता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा आदिवासी जो होता है, तो आदिवासी में उसके घर में जो है एक औरत के जो है 2-4 जो है हस्बैंड रहते हैं, या एक हस्बैंड को 2-3 पत्नियां रहती है। तो ये जो है अलग अलग स्वरूप होता है, समझ गए ना। कुछ नॉर्मल परिवार में भी देखते होइएगा, तो नॉर्मल परिवार में भी जो है देखते होइएगा कि कोई पति के जो है 3-3 2-2 पत्नियां रहती है। उसी प्रकार से कोई एक पत्नी जो है 2-2 3-3 पति साथ में रहता है। तो यह विवाह के स्वरूप को भी तय करता है कौन, परिवार, समझ गए ना। जिसका परिवार जिस ढंग के होता है वह उसी प्रकार से अपना विवाह को तय करता है, समझ गए। उसी प्रकार से जो सभ्य समाज होता है तो वहाँ पे जो विवाह होता है मोनोगामी मतलब एकल विवाह ज़्यादा प्रचलित होता है, समझ गए ना। तो यह जो है विवाह का स्वरूप होता है, समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा एक वंशावलिक व्यवस्था, ए जेनोलॉजिकल सिस्टम। परिवार जो होता है यह एक वंशावली व्यवस्था बनाता है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे दादा हुए, दादा के बेटा यानी पिताजी हुए, पिताजी के जो संतान होगा यानी मैं। तो ये जो है एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, समझ गए ना। और ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है तो यह एक प्रकार का व्यवस्था होता है, सिस्टमेटिक चलते रहता है, समझ गए ना। तो यह एक वंशावलिक व्यवस्था होता है, इसका एक विशेषता है परिवार का, समझ गए। चलिए चौथा देखिएगा आर्थिक व्यवस्था, सम इकोनॉमिकल प्रोविजन। अब जो परिवार होता है, परिवार में जो इकोनॉमिकल जो आर्थिक व्यवस्था होता है वह जो है परिवार के सदस्यों पर निर्भर करता है कि कौन सा सदस्य जो है किस इनकम के स्रोत से अपना आर्थिक व्यवस्था तय कर रहा है। कोई कृषि पर निर्भर होता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, समझ गए ना। तो ये परिवार के द्वारा ही जो है किया जाता है, परिवार के सदस्यों के द्वारा ही। तो ये जो है आर्थिक रूप से जो है संपत्ति अर्जन किया जाता है। तो ये आर्थिक व्यवस्था हो गया। पाँचवा है जैसे किसी का जैसे माता पिता अपने बाल बच्चे के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं ना। तो ये आर्थिक व्यवस्था हो गया। नेक्स्ट है समान निवास स्थान। अब इसका एक ये भी विशेषता होता है कि परिवार अपने आने वाले भविष्य में या होने वाले भविष्य में संतानों के लिए, सदस्यों के लिए समान जो है निवास स्थान का जो है क्या करता है, बनाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपना बहुत बड़ा बड़ा महल क्यों बनाता है, ऐसा थोड़ी ना है कि ज़िंदगी भर अमर है वो और उसको इसका ही जो है सुख पाना है। वह इसलिए भी बनाता है कि हम तो सुख पाए ही पाएँ, साथ ही आने वाला समय में जो मेरा जनरेशन है, जो संतान होगा या संतान के जो संतान होगा वो जो है इस घर में सुख भोग सके, समझ गए ना। तो ये जो है समान निवास स्थान भी इसका एक विशेषता होता है, समझ गए। तो समान आप लोग विशेषता में देख लिए कि आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक समान निवास व्यवस्था, समझ गए ना। उसी प्रकार से है वंशावलिक व्यवस्था, इसका विशेषता होता है विवाह का स्वरूप और यौन संबंध। ये सब समान व्यवस्था होता है, समझ गए, समान विशेषता है, समझ गए ना। अब विशिष्ट विशेषता क्या होता है देख लीजिए, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्ट क्या होता है देख लीजिए। जैसे परिवार एक जो है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी के रूप में होता है। मतलब परिवार का एक विशेषता ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाएंगे, आपको परिवार जो है हर जगह देखने को मिल जाएगा। भले ही वो परिवार संयुक्त हो चाहे एकल हो, समझ गए ना, लेकिन परिवार जो है देखने को आपको मिल जाएगा। तो परिवार का एक विशेषता ये है कि यह यूनिवर्सल रूप में पाया जाता है, मतलब पूरे देश दुनिया के लेवल पर पाया जाता है, समझ गए। तो यही जो है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी होता है, समझ गए। चलिए तो इसका एक विशेषता हो गया। दूसरा है भावनात्मक आधार होता है। अब जो विशेषता होता है परिवार का कि यहाँ पे जो है परिवार का एक विशेषता ये होता है कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे एक दूसरे के भावनाओं को ख्याल रखता है, समझ गए ना। जैसे घर में माता पिता में से अगर किसी को तबीयत खराब हो जाता है तो उनके जो संतान बाल बच्चा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, या बाल बच्चा यानी संतान को किसी को तबीयत खराब हो जाए तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं। तो यानी एक दूसरे के सब जो है ख्याल रखते हैं भावनात्मक रूप से, किसी को दर्द हो, क्रोध हो, उदासी हो, तो ये सब जो है भावनात्मक आधार एक जो है इसका विशेषता होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट इसका विशेषता क्या होता है, रचनात्मक प्रभाव, क्रिएटिविटी इन्फ्लुएंस। अब क्रिएटिव इन्फ्लुएंस ये होता है कि इसमें जो है परिवार में तरह तरह की चीज़ें जो है क्रिएट किया जाता है, नए नए चीज़ों का जो है क्रिएटिव किया जाता है, रचना किया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है। परिवार जो होता है, परिवार में जो होता है वह परिवार मिल कर एक समुदाय, एक गाँव का निर्माण करता है। तो ये जो परिवार होता है यह मूल रूप से एक इकाई के काम करता है।
चूँकि यह इकाई के काम करता है तो एक एक परिवार जो है गांव में मिल मिल के गांव बनाता है, समुदाय बनाता है, समझ गए ना। तो ये रचनात्मक होता है, इसका एक विशेषता है जो कि एक विशिष्ट विशेषता है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सीमित आकार, लिमिटेड साइज। अब जो परिवार होता है उसका जो साइज होता है लिमिट होता है। मान के संयुक्त परिवार ही होगा, संयुक्त परिवार ही होगा तो संयुक्त परिवार में कितना 10 परिवार 20 परिवार हो, सॉरी 10 फैमिली 10 मेंबर या 20 मेंबर या 15 मेंबर होगा, कितना मेंबर होगा। तो संयुक्त कंबाइंड जो फैमिली होता है ये बड़ा फैमिली होता है, संयुक्त परिवार होता है। तो लेकिन जो परिवार होता है उसमें भी तो सदस्यों की संख्या लिमिट ही होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक संयुक्त परिवार में अनगिनत सदस्य हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये सीमित आकार होता है परिवार का, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक ढांचे में मूल परिवार। अब चूंकि जो आपका समाज होता है उसके ढांचे तैयार करने में जो परिवार होता है सबसे मूल होता है, मतलब सबसे जड़ होता है, एक इकाई के रूप में काम करता है। यही कारण है कि जो परिवार है वह हमारे समाज का निर्माण करता है, समझ गए। इसीलिए सामाजिक ढांचे में मूल परिवार ही होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिए इसका विशेषता में सदस्यों का उत्तरदायित्व। अब जो परिवार होता है उसमें सभी सदस्यों का अपना अपना उत्तरदायित्व होता है, सबको अपना अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, समझ गए ना। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को परिवार में न समझा जाए तो पता नहीं चलेगा कि सब एक ही आदमी पर बोझ पड़ जाएगा। इसलिए परिवार के हर एक सदस्य अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व समझते हैं और मिलजुल कर सब चीज़ को करते हैं, समझ गए ना। तो ये सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है, ये परिवार का एक विशेषता है, समझ गए। चलिए जो समाज परिवार होता है उसके द्वारा समाज के कंट्रोल भी, सामाजिक नियंत्रण का भी कार्य किया जाता है, सामाजिक स्तरीकरण का भी कार्य किया जाता है, समझ गए ना। जिससे समाज में होने वाले हर एक चीज़ों पर नियंत्रण रखा जाता है। जैसे आप लोग को पता है तो कानून सब जो होता है वो क्या करता है, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ही लगाया जाता है। तो उसी प्रकार से परिवार जो है ये कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण बनाने का भी कार्य करता है। तो यह इसका विशेषता है, समझ गए। आखिरी विशेषता है कि परिवार अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति का होता है। अब जो परिवार होता है अस्थायी और अस्थायी होता है। जैसे अस्थायी हो जाएगा जिसका बच्चे से जन्म से जो घर होगा वो अस्थायी होगा, लेकिन मान गए वो जाके कहीं शहर में कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए रहता है तो उसका वो अस्थायी घर हो जाएगा, वो अस्थायी परिवार हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये परिवार अस्थायी और अस्थायी प्रकृति का होता है, समझ गए। चलिए तो आप लोग समझ गए कि परिवार के विशेषता में दो प्रकार के विशेषता है, एक समान विशेषता जिसमें इकोनॉमिकल था, सेक्सुअल था, समझ गए ना, वो सब था। उसके बाद आपका जो है इधर जो हम लोग दूसरा बताए हैं, दूसरा में ये विभिन्न प्रकार के विशेषता है, समझ गए। चलिए आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, अगर जहाँ भी दिक्कत लगेगा रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए परिवार के प्रमुख प्रकारों को विस्तार से समझाएं। अब यहाँ पे हम लोग परिवार के प्रकार देखने वाले हैं, समझ गए ना, कि परिवार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए एक परिवार टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन बनता है। उस 5-6 क्वेश्चन में कोई भी 3 क्वेश्चन जो है दे देगा 10 नंबर या 15 नंबर में, कहेगा कि चर्चा कीजिए, चाहे परिवार का विशेषता या परिवार के कार्य या परिवार के आवश्यकता या परिवार के जो है तमाम तरीके की चीज़ें जो है पूछ देगा, प्रकार, समझ गए ना। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए परिवार के प्रकार कौन कौन से होता है। पहला है परिवार के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं जो किसी स्थान की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। विभिन्न आधारों पर परिवारों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। देखिए परिवार जो होता है ना, यह परिवार आपको भौगोलिक, जियोग्राफिकल या सामाजिक या सांस्कृतिक या आर्थिक या राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम होते हैं, समझ गए ना। तो इस सब के परिणाम से जो है परिवार जो है विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। तो चलिए इसको जो है हम लोग देखते हैं कि किस किस आधार पर जो है बांटा गया है परिवार को। पहला है सदस्यों के संख्या के आधार पर। अब आप लोग जानते हैं कि सदस्यों की संख्या यानी जिसमें कम परिवार होगा, 1 2 3 होगा, वो होगा एकल परिवार यानी सूक्ष्म परिवार। जो जिसमें जो है बहुत सारा मेंबर होगा तो वो कंबाइंड संयुक्त परिवार होता है। तो इस सदस्यों के संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला केंद्रीय या एकल, जिसमें पति पत्नी और उसके एक संतान होते हैं, समझ गए ना। तो ये होता है एकल परिवार। संयुक्त परिवार होता है, इसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, तो ये ज्वाइंट फैमिली होता है, समझ गए। जैसे दादाजी, उनके पिताजी और आप, तो ये 3 पीढ़ी के लोग जो है होते हैं, समझ गए। चलिए विस्तृत जो होता है तो इसमें जितने भी आपके खून के रिलेटेड होते हैं उस सब को जो है इसके अंदर में रखा जाता है, इसीलिए इसे विस्तृत परिवार कहते हैं, समझ गए ना। तो ये जो है आपका 3 प्रकार के सदस्यों के संख्या के आधार पर होता है, समझ गए, एकल, संयुक्त और विस्तृत, समझ गए ना। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा अधिकारों के आधार पर। अब अधिकारों के आधार पर दो प्रकार होता है। एक होता है पितृसत्तात्मक। पितृ मतलब समझ रहे हैं ना कि जिसका अधिकार जो है मतलब मेल के पास हो, मेल कहा जाए तो या तो दादाजी या पिताजी के पास हो। और मातृतंत्रात्मक या मातृसंतात्मक परिवार होगा तो उससे जो है हम लोग फीमेल के पास जो अधिकार होगा, जो पावर होगा वो जो है फीमेल के पास होगा। समझ गए ना। जैसे बहुत लोग के फैमिली में जो अधिकार होता है परिवार में चलाने का, परिवार में निर्णय लेने का, वो मेन आदमी फैमिली के माता होते हैं या दादी होते हैं। समझ गए ना। तो वो जो कहेगी वही होगा, तो ये मातृसत्तात्मक परिवार होगा। लेकिन वैसा फैमिली जहाँ पे पिताजी का या दादाजी का बात चलता हो तो वो पितृसत्तात्मक अधिकार होता है। तो ये अधिकार के ऊपर है। समझ गए। चलिए तीसरा देखिए निवास के आधार पर। निवास के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया, एक पितृस्थानीय परिवार और एक मातृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार का मतलब होता है कि जैसे शादी हुआ और समझ गए ना, शादी हुआ और शादी करने के बाद जो पत्नी होती है वो अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है तो वो पितृस्थानीय परिवार होता है। मतलब सीधा समझिए कि कोई शादी किया और उसका जो बच्चा होगा तो वो बच्चा अगर अपने पिता के पास रहेगा, जो कि अक्सर होता है, जो शादी होने के बाद जो बच्चा होता है वो अपने घर पर दादा के घर रहता है, अपने पिता के घर पर रहता है, तो पितृ स्थानीय परिवार होगा। मातृस्थानीय परिवार का मतलब है कि जैसे दो कपल में शादी हुआ और शादी के बाद जो है देखते होइएगा कुछ लोग जो है घर जमाई बन के रहता है, मतलब वो अपने पत्नी के यहाँ रह जाएगा, पत्नी के मायके ससुराल जो मायके बोलते हैं पत्नी के मायके में रह जाएगा। तो उस कंडीशन में ये पत्नी का घर हो गया तो इसका जो बाल बच्चा होगा वो अपने माँ के पास, माँ के घर पर है, तो इस तरह से ये मातृस्थानीय परिवार होता है। तो यह निवास स्थान के आधार पर हो गया, उसके बाद अधिकार के आधार पर हो गया, सदस्यों की संख्या के आधार पर हो गया, तो ये 3 आधार पर हो गया। अब विवाह के आधार पर लास्ट है। विवाह के आधार पर जैसे एक विवाह परिवार, वैसा परिवार जिसमें एक परिवार, जैसे एक विवाह होता है, जैसे एक पति पत्नी आपस में, पति महिला और पत्नी का एक शादी हुआ और दोनों मिलकर जो परिवार बनाएगा तो एकल परिवार होगा। समझ गए ना। बहुविवाही प्रथा, कुछ ऐसे परिवार होते हैं जहाँ जिस परिवार में विवाह के आधार पर जो है परिवार रहता है। जैसे अलग अलग एक पति जो है 2-3 शादी, एक जो पुरुष होता है वो 2-3 शादी करता है। समझ गए ना। तो इस प्रकार के जो फैमिली होता है तो यह विवाह के आधार वाला फैमिली होता है। समझ गए। तो ये जो है एक विवाह और बहुविवाह, ये 2 प्रकार के विवाह के आधार पर परिवार बनता है। समझ गए ना। कुल 4 प्रकार से परिवारों को बांटा गया है। पहला था सदस्यों की संख्या के आधार पर, इसमें 3 था। दूसरा आपका जो था यहाँ, दूसरा में था अधिकार के आधार पर जिसमें 2 टाइप्स था, मातृ और पितृ अधिकार पर। तीसरा जो है, तीसरा आपका था निवास स्थान के आधार पर जिसमें जो है 2 था, मातृ निवास स्थान और पितृ निवास स्थान। चौथा जो है आपके यहाँ पे, चौथा जो है ये है आपके विवाह के आधार पर जिसमें 2 है, जिसमें एक विवाह और बहुविवाह। समझ गए। चलिए ये हो गया समाप्त। विवाह, अगर परिवार के प्रकार पूछेगा तो आराम से लिख दीजिएगा। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, परिवार के मूलभूत आवश्यकता क्या है। क्वेश्चन पूछता है कि परिवार के क्या क्या आवश्यकता होते हैं, एक परिवार को जो है चलाने के लिए किन किन चीज़ों का आवश्यकता होता है, पूछता है मूलभूत आवश्यकता। देखिए परिवार का निर्माण व्यक्तियों के समूह से मिलकर होता है। बिल्कुल सही है। परिवार जो है एक अकेला सिंगल व्यक्तियों के मिलने से नहीं होता है। समझ गए ना। परिवार जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलेगा तो ही जाके एक परिवार बनता है। समझ गए। अतः जिस प्रकार व्यक्ति को जीवित रहने व प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरी होती है, उसी प्रकार दंपति द्वारा परिवार की स्थापना, नियमन व संचालन हेतु कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो निम्न है। देखिए जिस प्रकार से आप अपने जीवन चलाने के लिए विभिन्न चीज़ों का आवश्यकता पड़ता है, उसी प्रकार से जो है परिवार को भी चलाने के लिए, परिवार को कैसे हैंडल कंट्रोल किया जाए, परिवार में कैसे हर एक नियम को संचालन किया जाए, परिवार का क्या क्या आवश्यकता है, तो इन सारे चीज़ों को जो है परिवार को भी आवश्यकता पड़ता है जो कि निम्न है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला याद रखिए फिजिकल नीड्स, भौतिक अवस्था। दूसरा है बायोलॉजिकल नीड्स, समझ गए। तीसरा है आपका सामाजिक नीड्स, सामाजिक आवश्यकता। और चौथा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये 4 नीड्स होते हैं जो कि परिवार चलाने के लिए, परिवार बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए ये चारों आवश्यकताएं होना जरूरी होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है भौतिक अवस्था, फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो घर चाहिए परिवार के लिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, सुरक्षित वातावरण चाहिए, धन मतलब आर्थिक रूप से होना चाहिए, और घरेलू वस्तुओं इत्यादि होना चाहिए। ये सब जो है भौतिक है, जो कि अब मूलभूत ये फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है कि एक परिवार में कम से कम आवास, भोजन और कपड़ा ये चाहिए ही चाहिए, और ये आपका भौतिक आवश्यकता होता है। समझ गए। चलिए दूसरा है जैविक अवस्था है, बायोलॉजिकल नीड्स है। बायोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत जो होता है, जैसे
जैसे शारीरिक क्रिया, जैसे यौन संबंध, समझ गए। रोगों से सुरक्षा कैसे किया जाए, नियोजिता, अभिभावकता मतलब गार्जियन के रूप में, गार्जियनशिप कैसे चलाया जाए, रोगों से सुरक्षा कैसे परिवार को दिया जाए, यौन संबंध जो है परिवार में कैसे बने। तो ये जो है जैविक आवश्यकता होता है, समझ गए, जो कि इसके अंदर ये सब चीज़ों का होना जरूरी होता है, समझ गए। चलिए, सामाजिक आवश्यकता, सोशल नीड्स, एक परिवार को अच्छे से चलाने के लिए समाज में जो जो चीज़ें हैं उसको भी आवश्यकता होता है होना, समझ गए ना। जैसे रिश्तेदारी, बिना रिश्तेदारी के सब चीज़ खत्म हो जाएगा तो परिवार नहीं हो पाएगा, तो रिश्तेदारी होना चाहिए। सम्मान मिलना चाहिए, आपके समाज में एक दूसरे से सम्मान मिलना जरूरी होता है। पहचान होना चाहिए समाज में, मनोरंजन की सेवा होना चाहिए, सामाजिकरण यानी जोर सामाजिक का निर्माण होने की भावना, और सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए। ये सब सामाजिक आवश्यकता होता है एक परिवार के लिए, जो चाहिए इसके अंदर में, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट और आखिरी जो आवश्यकता है किसी फैमिली के लिए वो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के अंतर्गत स्नेह, आत्मसम्मान, व्यक्तित्व का विकास, जिम्मेदारियाँ, बौद्धिक विकास, उचित प्रेरणा आदि एक परिवार के सदस्यों को मिलना चाहिए, और ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होता है, समझ गए। तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में मानसिक रूप से डेवलप्ड होने के लिए स्नेह, प्यार, आत्मसम्मान, व्यक्तित्व, जिम्मेदारी, बौद्धिक विकास, उचित प्रेरणा, ये सब होना चाहिए। तो ये परिवार के मूलभूत 4 आवश्यकता हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। चलिए, अब आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि परिवार के महत्वपूर्ण कार्यों को लिखें। परिवार जो है, परिवार में क्या क्या चीज़ें का कार्य हो सकता है, चलिए इसको जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है, परिवार समाज की आधारभूत एवं मौलिक इकाई है। आपको पहले से ही पता है कि परिवार जो है समाज का एक बेसिक और एक मौलिक इकाई है, समझ गए ना, एक यूनिट के रूप में है, और ये एक सार्वभौमिक संस्था है, और यह क्या है, एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक सार्वभौमिक संस्था है। परिवार द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। अब देख लीजिए, चूंकि परिवार एक समाज का मौलिक और इकाई है, जो एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में भी है, परिवार में अनेक कार्य किए जाते हैं, जिसको 2 भागों में बांट दिया गया है। इस कार्य को भी 2 भागों में और विशेषता को भी 2 भागों में बांट दिया गया था, समान विशेषता और विशेष विशेषता। यहाँ भी इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है कार्यों को, ठीक है। चलिए देखिए, पहला कार्य है जैविक या आवश्यक कार्य। पहला जो कार्य होता है बायोलॉजिकल या इसेंशियल फंक्शन होता है, मतलब जैविक या आवश्यक कार्य होता है, ठीक है। दूसरा है परंपरागत कार्य या अन्य कार्य, समझ गए ना, ट्रेडिशनल या नॉन इसेंशियल फंक्शन। मतलब सीधा समझिए, परिवार में 2 तरह के जो कार्य को बांटा गया है, उसमें पहला बायोलॉजिकल या इसेंशियल जो कार्य होता है, इसमें ये नीड का है, ये नीड है, इसको चाहिए ही, ये परिवार में इन चीज़ों का आवश्यकता पड़ता ही है, परिवार इन चीज़ों का कार्य करता ही है, ठीक है ना। दूसरा जो कार्य है होगा और नहीं भी होगा तो चलेगा, ये अन्य कार्य में है, समझ गए ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, पहला जैविक कार्य है। परिवार के सार्वभौमिक कार्य वे हैं जो हमें सभी समाज एवं संस्कृतियों में देखने को मिलते हैं। देखिए, पहला जो कार्य है जैविक या आवश्यक कार्य, तो एक कार्य आप कहीं भी चल जाएंगे पूरे विश्व में, चूँकि परिवार सार्वभौमिक है, पूरे विश्व में पाया जाता है, तो इस कंडीशन के अनुसार आप किसी भी समाज और संस्कृति, मतलब किसी भी कल्चर में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे परिवार के जो है ये जो आवश्यक कार्य है ये आपको मिल ही जाएगा, समझ गए ना। भले ट्रेडिशनल कार्य आप कहीं कहीं जाएंगे तो आपको बदला बदला हुआ दिखेगा, चेंजेज दिखेगा, या कोई कार्य ट्रेडिशनल वाला नहीं भी मिलेगा, लेकिन ये जो बायोलॉजिकल जो इसेंशियल कार्य है, यह जो है आपके पूरे विश्व में, पूरे हर जगह जो है आपको मिल जाएगा, इसीलिए इसे आवश्यक या बायोलॉजिकल कहा गया है, समझ गए ना। चलिए देख लीजिए, पहला है यौन आवश्यकताओं की पूर्ति। अब आप लोग बताइए कि पूरे विश्व में चल जाइए, कौन सा ऐसा परिवार नहीं है जिसमें यौन का क्रिया नहीं होता होगा, सेक्सुअल नीड नहीं होता होगा, सेक्सुअल जरूरी या सेक्सुअल कार्य नहीं होता होगा। चूँकि जब एक परिवार बनता है, उसमें एक दंपति जोड़ा जब शादी होकर गृहस्थ जीवन में आता है, तो उसको एक जो है समाज और परिवार जो है एक जो है उसे मान्यता दे देता है कि वो अपने संतान की उत्पत्ति के लिए जो है वो यौन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है आपस में, समझ गए ना। तो यह जो है पहला कार्य होता है, जो कि एक बायोलॉजिकल कार्य है। दूसरा कार्य है संतानों उत्पत्ति एवं बच्चों का पालन पोषण। अब आप पूरे विश्व में कहीं भी चल जाएंगे, परिवार अपने बच्चे के लिए पालन पोषण के लिए परिवार में जो है हर एक चीज़ करता है, हर एक कार्य करता है, समझ गए ना। तो यही दूसरा पॉइंट है कि बच्चों का पालन पोषण और संतान उत्पत्ति के कार्य, समझ गए। चलिए, तीसरा कार्य यहाँ पे आप लोग देखिए, निवास स्थान का कार्य। अब आप लोग को पता है कि परिवार जो है सबसे पहले अपने सदस्यों के लिए क्या करता है कि घर का व्यवस्था करता है, निवास का व्यवस्था जरूर करता है। तो ये आपका निवास स्थान का व्यवस्था हो गया, समझ गए। चौथा है शारीरिक सुरक्षा। अब समझिए, आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, उस 5 सदस्य में एक तो मेन होगा ना। अब वो जो मेन होता है अभिभावक, वो उन पर जो है क्या होता है, जिम्मेदारी होता है कि परिवार के हर एक सदस्यों को कैसे जो है सुरक्षा प्रदान किया जाए, कैसे रोगों से बचाया जाए। तो ये जो है शारीरिक सुरक्षा एक कार्य होता है परिवार का, ठीक है।
पाँचवा है मनोरंजनात्मक कार्य, और परिवार जो होता है वह एक मनोरंजन का भी साधन होता है। परिवार में हर एक सदस्य जो है एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ इंटरटेन का, मनोरंजन का साधन करते रहते हैं, समझ गए। तो ये मनोरंजन का कार्य होता है, समझ गए। छठा यहाँ पे आप लोग देखिएगा मनोवैज्ञानिक कार्य। परिवार अपने सदस्यों के लिए साइकोलॉजिकल जो है क्या करते हैं, सबको मदद करते हैं। जैसे किसी को कोई टेंशन है तो उसको मदद करते हैं। स्नेह प्यार दुलार, समझ गए ना, इन सबों में जो है कार्य करते हैं परिवार, एक दूसरे पर सदस्यों पर दिखाते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक कार्य हो गया, समझ गए। तो बायोलॉजिकल कार्य समझ गए, मनोवैज्ञानिक का आवश्यक कार्य, ये 6 पॉइंट है। तो आपको किसी को अगर कन्फ्यूजन होगा तो एक बार जाके बैक करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं परंपरागत कार्य, ट्रेडिशनल या नॉन इसेंशियल फंक्शन, ठीक है। देख लीजिए देख लीजिए परिवार के वे कार्य जिनका निर्धारण अलग अलग संस्कृतियों में वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के द्वारा होता है, परंपरागत कार्य कहते हैं। अब आप लोग को पता होगा कि आप लोग जानते हैं कि आपके क्षेत्र में या आपके राज्य में जो चीज़ होता है वह जो है आप किसी और राज्य में या किसी और क्षेत्र में जाएंगे तो वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ का कल्चर अपने अनुसार जो है अपने परंपरा के अनुसार कार्य करता है, समझ गए ना। तो ये जो है जैसे बिहार में, यूपी में अब आधा जो है बहुत लोग करने लगे हैं छठ, लेकिन यही छठ अगर आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ पे जो क्या होता है कि लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसका परंपरा ये छठ का नहीं है। तो ये जो इस प्रकार के जो कार्य होता है वैसा कार्य जो सब अपने संस्कृति अपने परंपराओं के अनुसार जो है सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है पाया जाता है। तो ये जो कार्य होता है परंपरागत कार्य जो होता है यह अलग अलग संस्कृतियों सामाजिक परंपराओं के हिसाब से होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला है परिवार के निम्नलिखित परंपरागत कार्य है। कौन कौन परंपरागत कार्य है? पहला परंपरागत कार्य है आर्थिक कार्य। अब जो आर्थिक कार्य होता है तो अपने परिवार के लिए जो आर्थिक अर्जन, पूंजी, पैसा कमाना, तो ये जो कमाने का जो सोर्सेज होता है सभी संस्कृति में सभी परिवार में अलग अलग होता है, समझ गए ना। जैसे कोई राज्य है जो कि कोई राज्य में जो है बहुत ज़्यादा पूंजीवाद है तो वहाँ पर जो है बहुत बिजनेसमैन सब है, तो वहाँ पर बिजनेसमैन से ज़्यादा जो है परिवार लाभान्वित है। कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे कृषि पर ज़्यादा डिपेंड है तो उसका जो आर्थिक अर्जन होगा, आर्थिक काम होगा वो कृषि पर आधारित होगा। तो ये आर्थिक कार्य जो है आदमी के क्षेत्र के हिसाब से बदल जाता है, समझ गए। चलिए दूसरा जो है सामाजिकरण का कार्य। अब सभी समाज में जो है अपने अपने हिसाब से जो है सामाजिकरण का कार्य किया जाता है, समाज में एक दूसरे से स्थापित करने का काम जो है किया जाता है, समझ गए। चलिए तीसरा है शैक्षणिक कार्य। शैक्षणिक कार्य जो होता है आप लोग देखते हैं कि शैक्षणिक कार्य जो होता है यह भी जो है अपने अपने परिवारों के जो है स्थिति के अनुसार होता है, समझ गए। हर एक परिवार चाहता है कि हम अपने बच्चे को जो है अच्छे से शैक्षणिक योग्यता दें, बट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या हो जाता है। बट वहीं पर कोई परिवार जो है क्या करता है कि अपने बच्चे को जो है बहुत अच्छा पढ़ा देता है। तो ये जो है शैक्षणिक कार्य भी एक परंपरागत कार्य के अंतर्गत ही है, समझ गए। धार्मिक कार्य। अब सभी धर्म में सभी जगहों पर अलग अलग धर्म को, अलग अलग पंथ को मानने वाले लोग हैं तो अपने हिसाब से अपने जो है जो गॉड है उनको मानते हैं अपने धर्म में, समझ गए ना। तो ये जो है धार्मिक कार्य एक परिवार के द्वारा किया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं सांस्कृतिक कार्य है, कल्चरल फंक्शन है। सांस्कृतिक कार्य, अब आप लोग को पता होगा कि जो हमारे ये उत्तर भारत में जैसे हो गया राजस्थान, हो गया मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, झारखंड, इधर जो कल्चर है लगभग आपका बहुत सारी चीज़ें मिलता जुलता होगा। लेकिन जस्ट इसके आप विपरीत में महाराष्ट्र में जाइए, आप जो है दक्षिण भारत में जाइए तो उधर का कल्चर आपको बिल्कुल विपरीत दिखता है, समझ गए ना। तो ये जो है परिवार सब जो परिवार जहाँ है वो अपने परंपराओं अपने संस्कृति के हिसाब से अपने कार्यों को निर्वहन करती है, समझ गए ना। छठा जो है परंपरागत कार्य में राजनीतिक कार्य। अब परिवार में जो है बागडोर, परिवार का जो अधिकार है वह जो है किसके पास रहता है। और आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो परिवार के जो मुखिया होते हैं वो सभी सदस्यों से सलाह मशवरा लेने के बाद जो है वो अपना कदम आगे उठाते हैं, समझ गए ना। तो ये जो है राजनीतिक कार्य भी होता है यहाँ पे परिवार में, समझ गए ना। राजनीतिक कार्य के मतलब है कि जो परिवार में जो मुखिया होते हैं वही जो है निर्णय लेते हैं, वही जज के रूप में होते हैं, समझ गए। तो ये राजनीतिक कार्य भी यहाँ पे होता है परिवार में, समझ गए। जिस प्रकार से एक राजनीतिक दल में एक मुखिया होता है, मतलब मेन अध्यक्ष होता है, और वो जो निर्णय लेता है वही जो है उसके दल के लोग मानते हैं। उसी प्रकार से परिवार में भी राजनीति के तरह कार्य होता है कि जो परिवार के मेन लोग एक होते हैं वो जो निर्णय लेते हैं या जो सबसे मिल के निर्णय लेंगे और वो जो निर्णय देंगे वही सब लोग मानते भी हैं, समझ गए ना। तो ये कुल 6 कार्य होता है जो कि एक परंपरागत कार्य है। और ऊपर भी जो है आपके इसेंशियल यानी बायोलॉजिकल कार्य में हम लोग 6 पॉइंट देखें, ठीक है। तो आपके परिवार यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ सकते। देख लीजिए परिवार कितना बड़ा टॉपिक है कि 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ परिवार पर ही लेक्चर चला है, जबकि हम शॉर्ट बताए हैं, तो समझ गए ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिवार समाप्त हो गया। परिवार से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इमोशन के ऊपर कि इमोशन यानी संवेग का क्या अर्थ होता है और डिफिनीशन बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं।
अर्थ देखिए, इमोशन संवेग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है टू एक्साइटेड, उत्तेजित करना। देखिए, संवेग अगर किसी को अंदर आता है ना, तो उसके भाव में, उसके जो भाव होता है उसमें जो है उसको क्या होता है, उत्तेजना हो जाता है व्यक्ति के अंदर। जैसे ही कोई संवेग में आता है, इमोशन होता है, तो उस व्यक्ति के अंदर जो है क्या होता है, भाव में उसका जो है बिहेव चेंज हो जाता है, व्यवहार चेंज होता है, उसका भाव चेंज हो जाता है, समझ गए ना। तो व्यक्ति जो है उसी तरीक़ा से रिएक्ट करता है। जैसे किसी को क्रोध होता है तो देखिएगा एकदम क्रोधित होकर वो मन में से जो है अपना व्यक्त करेगा भाव को, समझ गए ना। किसी को डर लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो वह जो है सबसे चोरी चोरी चुपके रहेगा, समझ गए ना। तो वह अपना भाव प्रकट करता है। प्रेम है, प्रेम जब किसी को एक दूसरे से होता है काफ़ी प्यार लुटाता है, तो यह भी एक भाव एक्सप्रेशन ही व्यक्ति को दिखता है, समझ गए ना। खुशी, व्यक्ति जब खुश होता है तो बहुत ज़्यादा जो है खुश मन में रहता है, यानी उसका जो एक्सप्रेशन है, जो उसका मन का भाव है वह खुशी नुमा है, समझ गए ना। यानी उसका जो मन का भाव है वही जो है संवेग को दर्शाता है, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, संवेग एक जटिल अवस्था है, यह एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है जो व्यक्ति को उत्तेजित दशा को दर्शाता है। यही ना है टू एक्साइट, मतलब उत्तेजित करना। इमोवियर का अर्थ होता है कि उत्तेजित करना। अब संवेग एक ऐसा जटिल अवस्था होता है कि जो व्यक्ति को उत्तेजित दशा को दर्शाता है, कि व्यक्ति के अंदर जब संवेग होता है, जब भावनात्मक रूप से वो व्यक्ति प्रभावित होता है, तो उसमें उत्तेजित दशा को दर्शाता है, समझ गए ना। मानव जीवन में संवेग का विशेष महत्व है। अब चूँकि मानव जीवन है तो दुख, कष्ट, खुशी, प्रेम, क्रोध, भय, भूख, प्यास, ये सब तो आता ही रहता है। तो यही जो है व्यक्ति के भाव को दर्शाता है, यही जो है व्यक्ति के महत्व को दर्शाता है। कौन? जीवन, संवेग, समझ गए। जैसे क्रोध, भय, प्रेम, खुशी हमारे जीवन के प्रमुख संवेग है, ये हमारे जीवन का प्रमुख संवेग है, समझ गए। चलिए, संवेग का समझ गए। अब देखिए, संवेग को कुछ वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से परिभाषित किया। जैसे वैलेंटाइन के अनुसार, नाम तो याद रहेगा ना, वैलेंटाइन ने कहा कि वैलेंटाइन ने कहा अनुभूति यानी अटेंशन की गहनता को संवेग कहते हैं। मतलब किसी को अगर किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा डीपली चले जाए तो वही व्यक्ति जो है संवेग में डूब जाता है, इमोशनली हो जाता है। और बिल्कुल सही भी बात है, आप किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा डीपली अगर आप उसमें घुस जाएंगे तो वो जो है क्या होगा, आपको इमोशनली होने लगता है। चाहे आप उससे क्रोध हो, चाहे आप उससे खुशी हो, चाहे आप उससे डर जाए, लेकिन ये जो है किसी चीज़ में डूबने से जो है संवेग जो है व्यक्ति को होता है। यह वैलेंटाइन ने कहा कि अनुभूति की गहनता को ही संवेग कहते हैं, समझ गए। चलिए, अब रास ने क्या कहा, ये तो वैलेंटाइन है, ये रास है। रास ने क्या कहा कि संवेगात्मक दशाओं के वे रूप जिनका संबंध भावना से रहता है संवेग कहलाता है। उसी समय से हम भावना कर रहे हैं ना, तो यही भावना एक्सप्रेशन, समझ गए ना। ये एक्सप्रेशन जो होता है, यह जो है व्यक्ति के दशाओं को बताता है कि व्यक्ति किस दशा में है, किस कंडीशन में है। और व्यक्ति जो है जिस कंडीशन में, अगर खुशी कंडीशन में होगा तो व्यक्ति जो है खुशी दर्शाएगा अपने इमोशन, भावना, संवेग में, समझ गए ना। अगर वह दुखी होगा तो दुखी दर्शाएगा अपने भावनाओं को, समझ गए। और ये जो है जैसा उसका भावना होगा वैसा ही उसका संवेग व्यक्ति के अंदर, भावना जैसा दिखेगा वही जो है संवेग को जो है क्या करता है, निर्धारित करता है, समझ गए। तो रास ने कहा कि संवेगात्मक दशाओं के वे रूप जिनका संबंध भावना से रहता है वह जो है संवेग कहलाता है, समझ गए। चलिए, ये हो गया। अब संवेग के प्रमुख विशेषता देख लीजिए क्या क्या होता है। तो देख लीजिए, संवेग में कई विशेषताएं होती है जो व्यक्ति के व्यवहार, स्वास्थ्य के रोगों आदि पर अपना प्रभाव डालती है। कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार है, ठीक है, देख लीजिए। पहला विशेषता है, देखिए ये पॉइंट में है, आप इधर उधर भी करके लिख सकते हैं, ऐसा बातें नहीं है कि लाइन बाय लाइन लिखना है। संवेग द्वारा व्यक्ति को क्रिया करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप खुशी रहेंगे, मन खुशी होगा तो आपको मन अच्छा लगेगा काम करने में, ठीक है, तो प्रेरित भी करेगा। संवेग जन्म के बाहरी उद्दीपकों द्वारा किया जाता है। संवेग जो होता है वह बाहरी उद्दीपकों यानी बाहरी स्टिमुलेट, बाहरी चीज़ों के द्वारा होता है, समझ गए। संवेग द्वारा व्यक्ति अपने आकर्षण, विकर्षण एवं अनुभवों को व्यक्त करता है। अब जिसका जो है, जो इमोशनल में रहता है तो अपने भावनाओं को व्यक्त करता है ना, अपने अनुभवों को व्यक्त करता है ना, तो यही चीज़ें कह रहा है। संवेग जो है सर्वभौमिक होते हैं। संवेग जो होता है यह यूनिवर्सल होता है, सभी जगह दुख, प्रेम, कष्ट, भय सभी जगह होता है। तो इसीलिए जो संवेग है यह सभी जगह होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति एवं समुदाय में पाया जाता है। जो संवेग होता है ना, यह सब में पाया जाता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें दुख, दर्द, प्यास, प्रेम नहीं होता हो, सब में होता है, समझ गए ना। संवेग की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिकों कारणों से होती है। संवेग का जो उत्पत्ति होती है ना, यह मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रीजन से होता है। जैसे किसी को किसी चीज़ में ठेस पहुँचने से दिल दुखता है, दिल टूटता है, समझ गए ना, तो ये सब जो है होता है, समझ गए।
संवेग धनात्मक या प्रिय ऋणात्मक अप्रिय दोनों हो सकता है। संवेग जो है धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, समझ गए। संवेग व्यक्ति के बोध की क्रिया को प्रभावित करता है। संवेग जो होता है व्यक्ति के परसेप्शन को प्रभावित करता है, बोध को प्रभावित करता है, समझ गए। अगर व्यक्ति दुख होता है तो किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, अगर वह सुख है तो उसको सब चीज़ में जो है मन लगेगा, समझ गए ना। संवेग द्वारा व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा का आभास होता है। अगर व्यक्ति में पॉजिटिव इमोशनल है, सकारात्मक अगर संवेग है तो उसको जो है शरीर को एनर्जी मिलेगा किसी भी काम को करने में, समझ गए ना, और मानसिक रूप से वह स्वस्थ होगा। नेक्स्ट है, यह व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अगर आपके अंदर अच्छा संवेग है, इमोशनल अगर पॉजिटिव है तो आपको जो है संघर्ष के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है ना। संवेग व्यक्ति की शक्ति को उत्तेजित करता है। आपके अंदर जो है कितना ज़्यादा मजबूती है, कितना ज़्यादा आपके अंदर अस्थायित्व है, इसको जो है क्या करता है, शक्ति को उत्तेजित करता है संवेग, समझ गए ना। अगर संवेग मजबूत नहीं होगा तो बात बात पर रोने लगेंगे, बात बात पर क्रोध हो जाएंगे, ठीक है ना, ये चीज़ें है। संवेग व्यक्ति में एक हलचल एवं अशांति को जन्म देता है। संवेग जो है किसी व्यक्ति में हलचल और अशांति को जन्म देता है, जैसे दुख, क्रोध, भय, ये सब आने से ही व्यक्ति में हलचल और अशांति हो जाता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, संवेग की परिस्थितियों के प्रकारों का वर्णन करें। संवेग या संवेगात्मक कंडीशन के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए। तो देखिए संवेगात्मक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं देख लीजिए। पहला है धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ओके चलिए, धनात्मक वे होता है जिसमें जो है निम्न प्रकार से संवेग में सुख का भाव होता है, इसे सकारात्मक कहते हैं, समझ गए ना। धनात्मक होगा तो धनात्मक संवेग मतलब अच्छा संवेग जिसमें सुख का भाव होता है, समझ गए ना। जैसे देखिए क्या क्या, जैसे एक व्यक्ति के अंदर स्नेह और प्रेम होता है तो मतलब अच्छा होता है, उसमें सुखी आएगा। पर उसका मन अगर हर्ष और प्रश्न रहेगा तो वो अच्छा काम करेगा। जिज्ञासा, क्रियोसिटी अगर उसके अंदर जगेगा तो व्यक्ति किसी भी चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ेगा, समझ गए ना। तो ये सब व्यक्ति के अंदर जो है अच्छा चीज़ें लाता है। आशा, आशा होना मतलब किसी भी चीज़ के प्रति पॉजिटिव बातें होना। तो ये जो है चार चीज़ें जो व्यक्ति के अंदर खुशी का आभास लाता है और ये जो है आपका पॉजिटिव इमोशन होता है, समझ गए, सकारात्मक संवेग। लेकिन वहीं पर बात किया जाए ऋणात्मक संवेग का, तो ऋणात्मक संवेग बहुत सारा होता है जो दुख के भाव का होता है, जिसमें दुख प्रकट होता है, समझ गए ना। देख लीजिए, जैसे डर लगना, भय होना, क्रोध होना, ईर्ष्या होना, घृणा करना, उदासी एवं अवसाद होना, शोक में, चिंता में, अपराध बोध, उब जाना, ये सब जो है व्यक्ति को क्या करता है कि व्यक्ति को दुख प्रकट करता है और ये दुख प्रकट करने वाला ऋणात्मक जो है संवेग होता है, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब देखिए कुछ ऐसे ये जो संवेग होता है इसके होने से हमारे शरीर में जो है क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। देख लीजिए, संवेग अगर आता है किसी को इमोशनली, जब कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो इमोशन के समय व्यक्ति में क्या क्या चेंज आता है देख लीजिए। पहला है नाड़ी गति तेज हो जाएगा, नब्ज पल्स रेट जो है बढ़ जाता है, घट जाता है, पता है ना, ये पढ़े हैं आप कहाँ, एनाटोमी में भी पढ़े हैं, पता है आपको। हृदय गति जो है क्या होता है, बढ़ या घट जाता है इमोशनली रूप से। श्वसन दर तेज हो जाता है, रक्तचाप भी प्रभावित होता है इमोशन में, समझ गए ना। पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, नींद जो है नहीं आता है, नींद कम जाएगा। ग्रंथियों में परिवर्तन आता है जिसके कारण हार्मोनल सिक्रेशन भी जो है इरेगुलर हो जाता है और मस्तिष्क तरंग के ब्रेन वेव्स भी काम में प्रभावित आने लगता है। तो ये सब जो है प्रभावित होता है इमोशनली रूप से भी, समझ गए ना। चलिए वीडियो सबसे पहले समझिए, अगर आपके सामने हिंदी में सीखना ना दे अधिगम दे तो घबराना नहीं है। लर्निंग को ही अधिगम भी कहते हैं, सीखना भी कहते हैं। ओके चलिए, अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या है। तो अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अधिगम क्या है, अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ओके मतलब क्या समझे कि यह मन में चलने वाला एक प्रक्रिया है, इसीलिए इसे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कहा गया है। इसका अर्थ है कि सीखना यानी व्यवहार परिवर्तन है। सीखना क्या है, व्यवहार परिवर्तन है। आप समझिए, आप कभी भी कोई चीज़ सीखते हैं उसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ का परिवर्तन करना, अनुभव के जरिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए या लिख कर, कुछ भी करके अगर आप अपने अंदर कुछ नए चीज़ों को ऐड करते हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं तो कहीं ना कहीं वह एक सीखना ही होता है, समझ गए। वही चीज़ें कहता है कि सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन करना। सीखना एक व्यापक शब्द है। अब सीखना जो है आपका कहीं एक जो है एक जगह पर या किसी एक क्षेत्र में या किसी एक देश की बात नहीं है। सीखना एक व्यापक शब्द है, मतलब यह पूरे विश्व में ये चीज़ें जो है चलता है। कहीं ऐसा आप देखे हैं कि कहीं एक ही जगह पर व्यक्ति जो है कोई चीज़ सीखता हो। ये तो सीखना तो यह जो है हमारा नियम है, जीवन का नियम है, जो हमेशा नए नए चीज़ों को अपने अनुभव के, अपने पढ़ाई लिखाई के जरिए या अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए नए नए चीज़ों को हम अपने व्यवहार में शामिल करते रहते हैं, वही सीखना होता है।
यह एक ऐसी स्थिति के प्रति सक्रिय सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। यह किसी स्थिति के प्रति यह एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब यह पूरे विश्व में यह सही बात है कि यह लर्निंग जो है आपका सभी जगह होता है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है, बिल्कुल है। बच्चा जन्म लेता है तो देखते होइएगा पहले जो है वह बोलना सीखता है, माँ दा ऐसे करके, पा ऐसे करके वह धीरे धीरे आगे सीखना चलता है। फिर उसके बाद लुढ़कना शुरू करता है, फिर अपने को जो है वो क्या होता है बैठना शुरू करेगा किसी के सहारे, फिर जो है बिना सपोर्ट के बैठता है, फिर उठने का प्रयास करता है। तो ये सब क्या है, यह एक सीखते रहता है निरंतर, यह जो है उसके जीवन में परिवर्तन आते रहता है उसके सीखने से, और धीरे धीरे वह जो है उठकर चल पाता है। फिर जब उसको दिमाग आता है तो फिर सोचने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। मतलब सीखना एक जीवन प्रयत्न चलता है, यानी यह जो है जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु प्रयत्न कुछ न कुछ व्यक्ति सीखते रहता है। व्यक्ति मृत्यु तक जाता है ना, जब मृत्यु के समय आ जाता है वहाँ तक व्यक्ति जो है चाहे कोई नई बात सीखे, कोई नए चीज़ों को बनाने को सीखे या कुछ भी सीखे, लेकिन कुछ ना कुछ वह मृत्यु तक जो है ये चीज़ें चलते रहता है। तो यही लर्निंग है। लर्निंग को समझ गए। लर्निंग एक मेंटल प्रोसेस है जो जिसका अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन करना। अब ये व्यवहार में परिवर्तन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप कोई चीज़ अपने अंदर सीख कर अर्जित करें या कुछ अनुभव के जरिए जो है, जैसे मान गए अभी आप नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, ठीक है, जीएनएम कर लीजिएगा तो क्या होगा, आप जाइएगा प्रैक्टिकल कीजिएगा, किसी हॉस्पिटल ज्वाइन कीजिएगा तो इंजेक्शन देना सीखिएगा, कैनुला लगाना सीखिएगा, बीपी लेना सीखिएगा। इस तरह से जो है क्या होगा, धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस लेते लेते मास्टर हो जाइएगा, सीख लीजिएगा। तो ये क्या हो गया, यह सीखकर आप अपने अनुभव में परिवर्तन लाए हैं। मतलब पहले जो आप फ्रेशर थे, अब आपके अंदर परिवर्तन ये आ गया कि अब जो है एक नर्स की एबिलिटी हो गया है काम करने का आपके अंदर। तो ये कहीं ना कहीं परिवर्तन चलते रहता है, वही हमारा सीखना होता है। समझ गए। आगे चलिए। अब ये तो हो गया अर्थ, समझ गए कि सीखना क्या होता है। परिभाषा, डिफिनीशन। डिफिनीशन कहने का अर्थ है परिभाषा जो है क्रो के अनुसार। अब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने अपने अपने हिसाब से जो है क्या किया, डिफिनीशन को उन्होंने बताया, अपने अपने हिसाब से बताया। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट जो है जिन्होंने नाम है क्रो और क्रो के अनुसार जो है सीखना जो है आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। बिल्कुल सही बात है। क्रो ने कहा कि भाई सीखना या अधिगम जो है हैबिट में, नॉलेज में, एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति का अर्जन होता है। जो व्यक्ति अपने आदत का किसी से सीखता है, अर्जित करता है, ज्ञान किसी से लेता है, या फिर उसके अंदर कोई ऐसे एटीट्यूड आता है, यह सब जो है उसके सीखने का ही देन होता है। समझ गए। देख लीजिए चार्ल्स ई स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की प्रक्रिया ही अधिगम या सीखना है। यानी व्यवहार में जो है निरंतर जो है हम जो है कोई चीज़ परिवर्तन लाते रहते हैं, वही हमारा सीखना होता है। गेट्स के अनुसार या अन्य के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना या अधिगम है। गेट्स का बड़ी आसान है। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण दोनों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना या अधिगम कहलाता है। तो ये चीज़ों को क्लियर हो गया कि व्यवहार क्या है। चलिए, तो इसमें से गेट्स और गेट्स के अनुसार या क्रो के अनुसार कोई भी याद कर लीजिएगा, चलेगा। यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश इसको चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। सीखने की अलग अलग विशेषता है, तो हम सीखते हैं तो आखिर उसका सीखने में क्या विशेषता, क्या जो है इसका कैरेक्टरिस्ट है सीखने का, हम क्यों सीखते हैं, सीखने के पीछे का क्या रीजन होता है, क्या विशेषता है। तो चलिए, नहीं सीखिएगा तो मतलब अगर हम कोई चीज़ को नहीं सीखेंगे मतलब क्या हो गए, बेकार हो गए, इस दुनिया में आना ही बेकार है। अगर आप अपने नए नए चीज़ों को अपने अंदर समाहित नहीं करते हैं। देखिए, सीखना का अर्थ क्या है कि कोई नए चीज़ों का अर्जन करना अपने व्यवहार में, समझ गए, वही सीखना हो जाता है। अधिगम, लर्निंग की निम्नलिखित विशेषता या प्रकृति है। अब कौन कौन से विशेषता है, तो लर्निंग जो है यह जीवन प्रयत्न चलते रहता है। पहला यही है कि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, मतलब यह लंबे समय तक जीवन प्रयत्न चलता है। जैसे अभी ऊपर बताए हैं कि बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक जो है, बुढ़ापा तक जो है व्यक्ति सीखते रहता है, यानी यह संपूर्ण जीवन चलता रहता है, यानी सीखना जीवन प्रयत्न चलता है। ओके, आगे है सीखना सार्वभौमिक है। मतलब सीखना ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडिया के लोग ही तेजस्वी होते हैं और यहाँ के लोग ही सिर्फ सीखते हैं, ऐसा बात तो है नहीं। सभी देश में जो है यह चीज़ें होता है, कुछ ना कुछ अपने अंदर सब व्यक्ति जो है सीख कर हासिल करके अपना काम आगे बढ़ाता है। IAS IPS बनता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है, तो कहीं ना कहीं सीख कर ही ये सब चीज़ें बना जाता है ना। तो इसीलिए सीखना एक सार्वभौमिक सत्य है, ट्रूथ है कि लर्निंग इज यूनिवर्सल होता है, यह संसार में सभी जगह मौजूद होता है। ओके, सीखना अनुकूल होता है। अब सीखना अनुकूल कैसे होता है, तो सीखने के लिए कोई स्पेसिफिक न जगह होता है, न सीखने के लिए हमें कुछ चीज़ें का ज़्यादा होना जरूरी है, समझ गए ना, न सीखने के लिए हमें वातावरण का अनुकूल होना जरूरी है। सीखने के लिए हम
कहीं भी किसी भी कंडीशन में हम सीख सकते हैं, चाहे वो चीज़ें गलत हो या सही हो, लेकिन सीखना का मतलब सीखना होता है कि अपने अंदर कुछ नए चीज़ों को लेकर आप परिवर्तन आता है आपके अंदर, तो ही सीखना होता है। ठीक है, तो सीखना जो है अनुकूल होता है। लर्निंग इज एडेप्टेशन, मतलब जो है सीखना जो है आप किसी भी तौर तरीके से, ये कोई नहीं इसको जो है मतलब होता है आप कहीं भी कभी भी किसी भी कंडीशन में सीख सकते हैं। ओके, सीखना अनुभवों का संगठन है। अब सीखना क्या है? अब बताइए, एक व्यक्ति संपूर्ण जीवन में न जाने क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें जो है एक दूसरे से सीखता है, समझता है, अनुभव करता है। समझ गए? संपूर्ण जीवन में कितना जो है बातें आता है जाता है, कितना नए नए चीजें दिमाग में आता है, तो ये सब सीखने का ही एक क्या होता है, मार्ग होता है, व्यवहार में परिवर्तन। और सीखना अनुभव का एक संगठन कैसे होता है? तो सीखना अनुभवों का संगठन इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत सारे अनुभवों को जो है अपने अंदर समाहित किए रहते हैं सीखने के द्वारा। हमारे अंदर जो भी अनुभव आ गया, मतलब हम सीख गए कोई चीज़ को अनुभव के जरिए या पढ़कर, लिखकर, कुछ भी चीज़ें, कहीं ना कहीं वह एक एक्सपीरियंस के तौर पर ही हमारे व्यवहार को परिवर्तन करता है। समझ गए? तो उस कंडीशन में यह एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ें तो हम सीखते नहीं हैं पूरे जीवन में, न जाने कितना चीज़ को हम लोग सीखे रहते हैं, तो वह सब एक संगठन के रूप में जो है मौजूद होता है एक्सपीरियंस। समझ गए? सीखना परिवर्तन है। सीखना परिवर्तन कैसे है? तो मान गए आज हमें अगर आज हम अगर नर्स के ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज हमें जो है अगर इंजेक्शन लगाना आ गया, तो कल हम लोग क्या करेंगे? अगर हमें आज इंजेक्शन लगाना आ गया तो कल हम लोग क्या करते हैं? बैंडेज करना भी सीखते हैं, परसों कैनूना लगाना भी सीखते हैं। समझ गए? कैथेटर लगाना भी सीखते हैं। तो सीखना एक लर्निंग जो है, लर्निंग इज चेंज, मतलब सीखना एक परिवर्तन है। हम सीख कर जो है अपने व्यवहारों में, अपने आदतों में परिवर्तन ला सकते हैं। समझ गए? नए नए, जैसे कोई अगर गंदा आदत डाला हुआ है, गंदा चीज़ें है अगर किसी के अंदर, तो लोग कहता है कि तुम अपने गंदे आदत को बदलो, मतलब तुम अच्छी आदत को सीखो, गंदे के जगह पर तुम अच्छे चीज़ों को ऑब्जर्व करो, अच्छे चीज़ों को अनुभव में लो, सीखो, और यह जो है उसके गंदे चीज़ों को परिवर्तित करता है। तो सीखना एक परिवर्तन भी है। ओके, छठा है सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। लर्निंग इज पर्पजफुल, यह व्यक्ति किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही किसी कार्य को सीखता है। उद्देश्य जितना प्रबल होगा, सीखने की प्रक्रिया भी उतनी तीव्र होगी। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण है। जैसे मान गए हम नर्सिंग के कोर्स कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि नर्सिंग के कोर्स करके बढ़िया से हम नर्सिंग के काम को सीख लेंगे, और जो हमें आगे काम देगा नौकरी में करने में। ठीक है ना? क्योंकि प्राइवेट में आप अगर जाइएगा या सरकारी में जॉब लगेगा आपको, तो जब जॉब लगेगी आपको तो क्या होगा, वहाँ पे जॉब लगेंगे जब तक, तब तक आपको काम भी करना पड़ेगा नर्स का। तो जब आपको काम नहीं आएगा तो फिर आप कोई काम के नहीं रहिएगा, आपको इधर से उधर भगाया जाएगा। तो सीखना एक उद्देश्यपूर्ण होता है। हम किसी न किसी उद्देश्य के पर्पज से हम जो है चीज़ों को सीखते हैं, और वह हमें आगे क्या करता है, काम करता है आगे चल के। ठीक है? सीखना वातावरण की उपज है। सीखना एक वातावरण की उपज भी होता है। समझ गए? व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुसार वह सीखता है। जैसे कोई अगर गंदे एरिया में रह रहा है, जहाँ पे वातावरण बिल्कुल ठीक नहीं है, गाला गलौज मारपीट हमेशा होता हो, तो उसी प्रकार के व्यक्ति का व्यवहार भी होता है उसी प्रकार से, चूंकि वह अपने वातावरण का उपज है। सीखना एक वातावरण की उपज है, क्योंकि वह जैसा वातावरण में ढलेगा व्यक्ति, वैसा ही उसका जो है व्यवहार और आदत बनेगा। तो व्यवहार और आदत जो है सीखने से ही मिलता है व्यक्ति को। तो लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी सीखना वातावरण का ही उपज है। इसके अतिरिक्त भी आपके लर्निंग का बहुत सारे जो है विशेषता है। तो एक बार रिपीट मैं कर देता हूं ऊपर से। ठीक है? देख लीजिए, रिपीट कर देते हैं। सीखना का विशेषता या सीखना का आपसे प्रकृति पूछे तो सीधे सीधे बताना है, सीखना जीवन प्रयत्न चलता है, मतलब संपूर्ण जीवन चलते रहता है। सीखना का यह विशेषता है कि यह सभी जगह पूरे संसार में मौजूद होता है, सभी स्थान पर। ठीक है? सीखना अनुकूल होता है, मतलब सीखने के लिए कोई हमें विशेष चीज़ों को जरूरी नहीं होता है, हम जब चाहे अपने अनुकूल जो है चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है? चौथा है सीखना अनुभवों का संगठन है, मतलब हम छोटे छोटे चीज़ों को, एक एक चीज़ों को सीख कर हम अपने अंदर जो है एक संगठन के रूप में जो है बना लेते हैं हम अपने अनुभवों को। तो सीखना एक अनुभव का संगठन है। पांचवा है सीखना परिवर्तन है, मतलब हम अपने अंदर सीख कर जो है चेंजेज लाते हैं अपने व्यवहार में, अपने आदत में, अपने दिनचर्या में। तो सीखना एक परिवर्तन है जिसमें नए नए चीज़ों को लाते रहते हैं। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्यपूर्ण है क्योंकि हम सीखते हैं तो हमें एक उद्देश्य होता है कि हम इस उद्देश्य से जो है ये चीज़ सीख रहे हैं, तो सीखना एक उद्देश्यपूर्ण होता है। सातवां है सीखना वातावरण की उपज है, मतलब कि हम जैसे वातावरण में रहेंगे वैसे ही वातावरण से हम जो है उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं यह एक वातावरण का उपज भी होता है। ओके, तो ये 7 पॉइंट तो आपको 100% याद रखना ही है। अगर आपसे सीखना का विशेषता अगर पूछा तो आपको ये पॉइंट बताना पड़ेगा विथ डिटेल में। अगर आपको याद रहे तो और सारा चीज़ देख लीजिए, इसके अतिरिक्त और सारे विशेषता है। जैसे सीखना खोज करना है, मतलब हम किसी चीज़ को सीख कर हम उससे डिस्कवर भी कर सकते हैं, खोज भी सकते हैं। जैसे
जैसे हमें साइंटिस्ट बनना है, तो हम जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम रिसर्च कैसे करेंगे, खोज कैसे करेंगे। तो पहले जो है हमें खोज करने के लिए पहले स्टडी करना पड़ता है, पहले सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप उसमें डिटेल में खोज कर पाएंगे। तो सीखना एक खोज करना भी होता है। सीखना विवेकपूर्ण एवं सृजनशील होता है। सीखना जो है, सीखना का विशेषता है कि यह आपको विवेकपूर्ण बनाएगा, यह आपके क्रिएटिव बनाएगा, सृजनशील बनाएगा। ठीक है। सीखना क्रियाशील है। सीखना जो है हमेशा चलते रहता है, यह कभी भी रुकता नहीं है, तो इसका ये भी विशेषता है। सीखना एक समस्या समन्वय की प्रक्रिया है, यानी हम सीख कर जो है क्या करते हैं, अपने समस्या से समन्वय बनाते हैं जीवन में। ठीक है। सीखना व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है तो वह सही चीज़ों को सीख कर अपने जीवन में लाकर वह जो है गलत चीज़ों से दूर जा सकता है, अपने आचरण को ठीक कर सकता है। और अगर किसी को सही आचरण है तो गड़बड़ भी हो जाता है, गड़बड़ माहौल में रहकर गड़बड़ चीज़ें सीखकर। तो सीखना व्यक्ति के आचरण को भी प्रभावित करता है। तो आप लोग समझ गए कि सीखना आचरण को भी प्रभावित करता है, सीखना एक समस्या समन्वय का भी काम करता है, सीखना क्रियाशील रहता है, सीखने से हम विवेकपूर्ण और सृजनशील होते हैं, सीखना एक खोज करना भी होता है। तो यह अतिरिक्त जो है विशेषता प्रकृति मैंने आपको बता दिया। अब इसको जो है आपको मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, समझा दिया। अब इसको जब तक आप एक बार खुद से नहीं दिमाग चलाइएगा, खुद से दिमाग में जब तक एक बार नहीं सोचिएगा तो कहाँ से याद हो जाएगा। घोर ऐसा तो नहीं है कि हम आपको एक गिलास दूध देंगे, कहेंगे उसमें पूरा लर्निंग टॉपिक को घोर लीजिए और पी जाइए, दिमाग में आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो सब ऐसे ही करता, फिर टीचर का कोई महत्व नहीं रहता। समझ गए ना। तो ये सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपको भी मेहनत करने पड़ेंगे, तभी जाके आप कुछ चीज़ें सीख पाइएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सीखने के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ओके। तो सीखने के जो अधिगम है उसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं, अलग अलग आपको प्रकार देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ दे कि लर्निंग क्या है, लर्निंग के क्या विशेषता है, लर्निंग के जो है आप प्रकार बताइए। एक कुछ 10 नंबर में पूछा जा सकता है लॉन्ग में। आगे पूछेगा, कहेगा लर्निंग क्या है, लर्निंग के प्रकार क्या है, लर्निंग के नियम बताए। एक तो एक हो जाएगा। ठीक है। इसमें नया क्वेश्चन क्या आ गया, लर्निंग का नियम। आगे पूछेगा लर्निंग क्या है। ठीक है। लर्निंग के जो है नियम बताए, और लर्निंग को प्रभावित करने वाले या लर्निंग को बेहतर बनाने वाले कौन कौन से कारक है बताएं। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए, जितना क्वेश्चन मैंने बताया उसमें आपको एक एक जो है अंतर देखने को मिला। इस टाइप से लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली प्रकार पूछ देगा, कभी नियम पूछ देगा, कभी प्रभावित करने वाला कारक पूछ देगा। तो इन 3 क्वेश्चन, प्रकार, नियम और प्रभावित करने वाले कारक, ये 3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सीखने या अधिगम के नियम जो है प्रमुख है, कौन कौन से है। पहला है यह मोटर लर्निंग, पहला है प्रकार में मोटर लर्निंग, जिसे गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। यह अधिगम छोटे शिशुओं में होता है। इसमें बालक शरीर के संचालन और गति पर नियंत्रण करना सीखता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे इधर उधर आँख फैलाना शुरू करता है, फिर उसके बाद जो है हाथ पैर मारना प्रयास करता है, फिर वह इधर से उधर करवट करना प्रयास करता है, फिर उठना, फिर बैठना, फिर चलना। इस टाइप से यह बच्चा में पाया जाता है मोटर लर्निंग, जो कहीं ना कहीं एक सीखने के प्रकार है। तो पहला क्या है, मोटर लर्निंग, गत्यात्मक अधिगम। दूसरा है इंटेलेक्चुअल लर्निंग, मतलब बौद्धिक अधिगम। देखते होइएगा कि कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसके अंदर बौद्धिक क्षमता बहुत होता है, बहुत अच्छे अच्छे लॉजिकल बातें करेगा। लॉजिकल बातें वही कर सकता है जिसका इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता बढ़िया होगा। समझ गए। तो जब बालक का मानसिक विकास होता है ना, तो उसी के समय तर्क शक्ति भी बढ़ने लगता है। वही चीज़ मैंने बताया, लॉजिकल, और वही लॉजिकल जो है उसके इंटेलेक्चुअल को बढ़ाता है। बालक में जिस ज्ञान का विकास तार्किक ढंग से होता है वही बौद्धिक कहलाता है। यानी जिसके अंदर लॉजिकल बातें ज़्यादा होगा, समझिए उसका बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छा है। तो यह एक इंटेलेक्चुअल लर्निंग का प्रकार भी है, जिसमें बच्चे में मानसिक विकास के समय इंटेलेक्चुअल लर्निंग जो है के जरिए वह उसके अंदर जो है तार्किक शक्ति जो है बढ़ता है, और वह इंटेलेक्चुअल लर्निंग के जरिए बढ़ता है। समझ गए। तीसरा है साहचर्यात्मक अधिगम, एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सीधा बता दे रहा हूँ। पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जैसे सीखना के प्रकार हमसे पूछ दिया, तो मान गए हमसे यह मैटर नहीं याद रहेगा, ये वाला मैटर जो इसके अंदर दिया गया है, यह मैटर नहीं याद रहेगा, इसको हम लोग गोली मारिए। पहले ये कोशिश कीजिए कि इसमें जितना भी 8-9 प्रकार है, पहले उस प्रकार पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर प्रकार लिख दीजिएगा तो आपको मान गए 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है। पूछा कि 5 नंबर में कि लर्निंग के प्रकार बताइए। समझ गए।
या फिर लॉन्ग में भी पूछेगा। तो मान गए प्रकार में आपको डिटेल में नहीं पता है कि हाँ गत्यात्मक लर्निंग का क्या मतलब है, बौद्धिक लर्निंग का क्या मतलब है, एसोसिएटिव लर्निंग का क्या मतलब है। अगर मतलब नहीं पता है, सिर्फ आपको ये प्रकार पता है कि हाँ मोटर लर्निंग है, इंटेलेक्चुअल लर्निंग है, एसोसिएटिव लर्निंग है, उसके बाद है कंसेप्चुअल लर्निंग है, ठीक है, अभिवृत्त्यात्मक लर्निंग है, मतलब एटीट्यूडनल जो है लर्निंग है, मूल्यांकन अधिगम है, संवेदन अधिगम है, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्विंग अधिगम है, एंड प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम है। तो यह अगर 9 प्रकार अगर आपको याद है तो कहीं ना कहीं 5 नंबर में आपको 2 नंबर 3 नंबर जरूर दे देगा आपको सिर्फ प्रकार लिखने से, समझ गए। तो ये ऐसे अगर आप याद रखिएगा तो बढ़िया रहेगा, समझ गए, क्योंकि आप जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखिएगा ना तो परिभाषा के लिए 2 नंबर देगा, ठीक है, उसके बाद अगर प्रकार है तो 4 नंबर देगा, और प्रभावित करने वाला कारक है तो 4 नंबर, टोटल कितना हो गया तीनों के लिए 10 नंबर। अब प्रकार में आकर आपको डिटेल में नहीं पता है, सिर्फ 9 प्रकार लिख देते हैं तो 4 में तो 2 दे देगा, 100% दे देगा, समझ गए। 2 परिभाषा के लिए तो 4 हो जाएगा, इसमें अगर मिल जाएगा 3 तो 7 हो जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं जो है आपको न से हाँ करने के लिए इस टाइप के अगर कोई प्रश्न है जिसमें 8-9 पॉइंट है तो पहले उसको पॉइंट को ध्यान में रखिए, तब जाके आपका जो है कल्याण हो जाएगा। और अगर बेहतर करना चाहते हैं तो कंप्लीट आप याद कीजिए, कंप्लीट ध्यान दीजिए, ठीक है, तो जाके आप बेहतर कर पाएंगे। ओके, आगे देखिए मोटर, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है, ध्यान रखिए। मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, जहाँ से आप इसको कंप्लीट जो है पढ़ पाएंगे। बाकी मैं इतना डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो जाइए, वहाँ पे हम बता दिए हैं। पहला है मोटर लर्निंग, लर्निंग के प्रकार में मोटर लर्निंग है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल लर्निंग है, बौद्धिक अधिगम है, बौद्धिक सीखना, ठीक है, साहचर्यात्मक अधिगम है, एसोसिएटिव लर्निंग है, उसके बाद है संकल्पनात्मक अधिगम है, जिसमें हम संकल्प वाले चीज़ जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना आदि का सीखते हैं, तो वह संकल्प लेकर सीखते हैं, कंसेप्चुअल लर्निंग होता है। एटीट्यूडनल लर्निंग, अभिवृत्त्यात्मक अधिगम, समझ गए। छठा है मूल्यांकन अधिगम, एप्रिसिएशन लर्निंग, समझ गए, मूल्यांकन अधिगम। आगे है सेंसर मोटर लर्निंग, संवेदन गति अधिनियम। और 8वां है समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सोल्विंग लर्निंग। ओके, और 9वां है प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, मतलब वैसा अधिगम जिसमें हम कोई चीज़ सीखते हैं और उसमें त्रुटि होता है तो बार बार सीखने का प्रयास करते हैं, त्रुटि होता है लेकिन बार बार सीखने का प्रयास करते हैं, तो वह प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम कहलाता है, समझ गए। तो ये 9 प्रकार आपको माइंड में रखना है। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, एक बार और रिपीट कर देते हैं। जो लोग को डिटेल्स में अगर इसको पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप इसको डाउनलोड करके कंप्लीट पढ़िएगा। बाकी मैं न से हाँ के लिए रिवीजन में ही ना होता है कि आप कम से कम ओवरव्यू क्वेश्चंस के बारे में आंसर लिखने लायक हो जाए, न से हाँ हो जाए। रिवीजन में ऐसा तो नहीं है कि हाँ डिटेल में पढ़ाया जाता है, डिटेल में पढ़ना है तो एक एक पर्सनल वीडियो दिए हैं, जाके आप देख सकते हैं, समझ गए। तो सीखने के प्रकार में मोटर लर्निंग है जिसे गत्यात्मक अधिगम कहते हैं, इंटेलेक्चुअल लर्निंग है जिसे बौद्धिक अधिगम कहते हैं, एसोसिएटिव लर्निंग है जिसे साहचर्य अधिगम कहते हैं। चौथा है संकल्पनात्मक अधिगम है जिसे कंसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। 5वां है एटीट्यूडनल लर्निंग जिसे अभिवृत्त्यात्मक अधिगम कहते हैं। छठा है मूल्यांकन अधिगम जिसे हम लोग एप्रिसिएशन लर्निंग कहते हैं। एंड 7वां है संवेदन गति अधिनियम जिसे सेंसर मोटर लर्निंग कहते हैं। 8वां है प्रॉब्लम सोल्विंग लर्निंग, तो यह समस्या समाधान अधिगम हो गया। और 9वां है प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम जिसे ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। तो यह 9 प्रकार मैंने आपको बताया। आपको ये लगता हो कि जैसे जैसे लिखा गया है 1 से लेकर 9 तक वैसे ही हमको भी याद करना है, याद रखना है, तो ये गलत तरीका है, समझ गए। प्रकार है तो आप एक मान गए 1 नंबर का है उसको 3 में लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको 9 को माइंड में रखना है, जैसे माइंड में रखिए साहचर्य नियम हो गया, ठीक है, गत्यात्मक हो गया, उसके बाद बौद्धिक अधिगम हो गया, प्रयत्न त्रुटि समस्या समाधान, समझ गए ना, संवेदन गति अधिगम, तो ये आपको याद रखना है। कोई कहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सीरियल के चक्कर में अपने माइंड में प्रेशर लीजिए कि हमको सीरियल याद रखना है तब तो हो जाएगा, तो आप सभी सब्जेक्ट को बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, समझ रहे ना। तो ये चीज़ें हैं। ओके, कहीं ना कहीं हम जो नोट्स दे रहे हैं उसमें किसी न किसी को तो सीरियल में लाएंगे ही ना, इसलिए हम सीरियल लिखे हैं। ऐसा नहीं है, आपको जो मन है जहाँ पे लिखिए, लेकिन याद रखिए, ठीक है। अब आता है सीखने के प्रमुख नियम। सीखने के प्रमुख नियम में आपको बताना है विस्तार से कि कौन कौन से जो है लर्निंग के नियम है। तो देखिए लर्निंग के नियम में थर्नडाइक का जो नियम है काफ़ी फेमस है, समझ रहे ना। थर्नडाइक का नियम जो है सीखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 1820 में दिया था, जिनको 2 वर्गों में बांटा गया। यानी थर्नडाइक के नियम को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसको एक को हम लोग मेन लॉ कहते हैं, मुख्य नियम कहते हैं, और एक को सबऑर्डिनेट लॉ कहते हैं, यानी सहायक नियम कहते हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सीधे लिखना है कि थर्नडाइक के नियम जो है 2 भाग में बांटा गया है सीखने के नियम को, एक मुख्य है और एक सहायक है, समझ गए। तो मुख्य नियम कौन सा है देख लीजिए।
मुख्य नियम में पहला नियम है तत्परता के नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ जो रेडीनेस है, तत्परता का नियम, इसमें 3 परिस्थिति होता है। तत्परता के नियम में 3 परिस्थिति है। कौन कौन है? पहला है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होता है तो सीखना आनंददायक होता है। तत्परता के नियम में 3 कंडीशन, 3 कंडीशन में पहला कंडीशन कि जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए जितना ज़्यादा इमीडिएट तत्पर रहता है, कॉन्शियस होता है, सीखना उतना ही आनंददायक होता है। अगर आप सोचिए कि आपके अंदर लेजीपाना हो, आलसपन हो, और आप कहते हैं कि हम किसी चीज़ को सीख लेंगे, तो क्या आपको आनंद आएगा? आप बढ़िया से सीख नहीं पाइएगा और वह जो है आनंददायक भी नहीं होगा सीखना। तो कहीं ना कहीं सीखने के लिए आपको तत्पर रहना बहुत ज़रूरी है, तभी सीखने को आप आराम से आनंददायक ले सकते हैं। आगे है, जब कोई व्यक्ति कार्य सीखने के लिए तैयार न हो किंतु उसे ज़बरदस्ती सिखाया जाए, ऐसी स्थिति में उससे सीखना खिज उत्पन्न करने यानी इरिटेट करने वाला होता है। मान गए हम कोई चीज़ सीखना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं कि हम ये काम करें, एक काम सीखें, लेकिन हमको ज़बरदस्ती कोई कहता है कि नहीं तुमको ये करना ही है, तुमको ये सीखना ही है, तो हमको अंदर इरिटेट आएगा कि नहीं आएगा? फिर उसमें मन नहीं लगेगा, उसमें हमको रुचि नहीं आएगा। जब रुचि नहीं आएगा तो हम कहाँ से अच्छे से सीख पाएंगे? तो वही सवाल है कि 3 कंडीशन में दूसरा कंडीशन ये है कि ज़बरदस्ती अगर कोई आपको सिखाना चाहे तो उसमें सफलता नहीं मिलता है। तीसरा कंडीशन है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तैयारी हो किंतु उससे कार्य सीखने न दिया जाए तो इस स्थिति में असंतोष या खीज उत्पन्न होता है। अब एक है जिसमें आप तैयारी नहीं हो रहे हैं कि हमें नहीं सीखना है, ज़बरदस्ती आपको कोई तैयारी करवाएगा सीखने के लिए, तो वहाँ भी समस्या आएगा, सीखना पर जो है दिक्कत आएगा। एक होता है जहाँ पे आप तैयार है लेकिन सामने वाला आपको डिस्टर्ब कर रहा है सीखने में, तो दोनों कंडीशन में जो है आपको इरिटेट लगेगा, डिस्टर्ब आप होइएगा। तो ये तीनों कंडीशन जो है आप तत्परता के नियम में याद रखिएगा। समझ गए? चलिए, थर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जब तक मनुष्य सीखने के लिए तत्पर नहीं होता है यानी तैयार नहीं होता है, तब तक न तो वे स्वयं सीख सकता है और न कोई दूसरा उन्हें सिखा सकता है। अतः आवश्यक है कि विद्यार्थी को सीखने के लिए अगर तत्पर किया जाए, तत्परता का ध्यान केंद्रित में सहायता करती है। तो थर्नडाइक ने यही कहा कि व्यक्ति चाहे वह खुद से तैयार हो जाए या फिर उसका मन नहीं है तो छोड़ दे, ना सीखे, तो इन सारे चीज़ों में जो है तत्परता बहुत ज़रूरी होता है। तत्परता को आप ऐसे लीजिए कि सीखने के लिए अपने मन को राजी करना। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो तत्परता का नियम समाप्त। दूसरा नियम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम होता है थर्नडाइक का, यह जो है दूसरा नियम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार करने अथवा दोहराने से याद हो जाती है और छोड़ देने पर या न दोहराने पर वह भूल जाती है। इस प्रकार यह नियम प्रयोग करने तथा प्रयोग न करने पर आधारित है। समझ गए? तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? अभ्यास करना, यानी बार बार दोहराना, बार बार करना, यही नहीं अभ्यास होता है। जब कोई व्यक्ति है, जब मानिए आप देखिए, अब यहीं पर इंपॉर्टेंट बातें आ गया, आप यहीं पे समझ लीजिए कि थर्नडाइक ने कहा कि जब कोई व्यक्ति बार बार किसी काम को करेगा, बार बार जो है वह याद करेगा, तो उससे चीज़ें आसान हो जाएगा, उससे एक न एक बार जरूर माइंड में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन अगर वह छोड़ दे, अभ्यास करना छोड़ दे, दोहराए नहीं, तो वह भूल जाती है। तो यही चीज़ें हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार दोहराइए माइंड में, तो आपको याद हो जाएगा। समझ गए? इस प्रकार यह नियम प्रयोग व प्रयोग न करने पर आधारित है। अगर बार बार एक्सरसाइज करते हैं तो वह प्रयोग कहाएगा, अगर नहीं एक्सरसाइज करते हैं, छोड़ देते हैं, तो प्रयोग न करने पर हो जाएगा आधारित। इसलिए इसे थर्नडाइक ने उपयोग व अनुपयोग के नियम भी कहा। इसलिए थर्नडाइक ने कहा कि जब आप उपयोग करते हैं, एक्सरसाइज बार बार करते हैं, तो वह उपयोग होगा, और जब किसी चीज़ को छोड़ दीजिएगा, नहीं याद कीजिएगा, दोहराइएगा, तो वह अनुपयोग हो जाएगा। और यही जो है थर्नडाइक के उपयोग और अनुपयोग नियम पर आधारित है। समझ गए? तो ये हो गया अभ्यास का नियम। ठीक है, तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट कहने का मतलब है कि थर्नडाइक का यह नियम सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम है। यानी यह जो है थर्नडाइक का तीसरा जो नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, यह नियम सीखने और अध्यापन यानी पढ़ाने के लिए आधारभूत नियम है, सबसे बेसिक नियम है। इस नियम को संतोष व असंतोष का भी नियम कहा जाता है। अब से ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेगा कि थर्नडाइक के किस नियम को संतोष व असंतोष का नियम कहते हैं, तो तीसरे लॉ ऑफ इफेक्ट को। ओके, इसके अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है, और जिसमें सुख व संतोष प्राप्त होता है, उसी को व्यक्ति दोहराता है। मान गए हम कोई चीज़ सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और उसको हम बड़ी ही आसानी से सीख लेते हैं, तो उस टाइप के वर्क में हमको ज़्यादा रुचि बढ़ेगा, हम जल्दी सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो हमें कष्ट पहुंचाएगा, जो हमें दुख फल प्राप्त कराएगा, वैसे चीज़ों को हम याद करना सीखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो हमें कठिन लगता है उसको हम नहीं सीखना चाहते हैं, उससे व्यक्ति नहीं दोहराता है। हमें जो कठिन लगता है उससे हम भागते हैं, यही कारण है कि हम नहीं सीखते हैं। अगर कठिन वाले चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस किया जाए तो आपको जो है वो उतना ही आसान हो जाता है। लेकिन लोग क्या होता है, लोग आसान चीज़ों की तरफ जल्दी भागता है, जो जल्दी याद हो जाए उसके तरफ जल्दी भागता है। यही कारण है कि उसे भारी वाला जो चीज़ें हैं कठिन लगने लगता है, जो आसान है वो आसान हो जाता है। तो इफेक्ट का नियम वही कहता है कि मनुष्य को इससे जो है संतोष और असंतोष के नियम इसीलिए कहा जाता है
क्योंकि व्यक्ति के लिए जो उसके हित का होता है, जो उसके प्राणी हित के लिए होता है, जिसमें सुख मिलता है, उससे संतोष प्राप्त हो जाता है और उस प्रकार की चीज़ सीखता है, व्यक्ति दोहराता है। लेकिन जिसके दुख और दुख फल प्राप्ति होता है, उसे व्यक्ति दोहराना नहीं चाहता है और इस प्रकार व्यक्ति उस कार्य को सीखता है जिसमें उससे लाभ मिलता है तथा संतोष प्राप्त होता है, और जो चीज़ों में असंतोष मिलता है, दुख मिलता है, उसे छोड़ देता है। तो यही जो है इफेक्ट के नियम होता है, समझ गए। तो ये तीनों नियम, थर्मोडाई के तत्परता के नियम, अभ्यास के नियम और प्रभाव के नियम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए। दूसरा है सहायक नियम, सब ऑर्डिनेट लॉ। सब ऑर्डिनेट लॉ में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस लाइन बाय लाइन आपको लिख देना है। महत्वपूर्ण था आपका मेन मुख्य नियम जो कि बता दिए अच्छे से। सहायक नियम में बस याद रखना है कि बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, मतलब अलग अलग कामों का जो है नियम होता है। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक तत्परता का नियम, द लॉ ऑफ मेंटल सेट, समानता के अनुसार अनुक्रिया यानी प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी, तत्वों को पूर्ण शक्तिमत्ता, द लॉ ऑफ प्री पोटेंट फैक्टर। तो ये जो है आपके 4 फैक्टर है, इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। क्या है? बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक तत्परता का नियम, समानता के अनुसार अनुक्रिया, तत्वों को पूर्ण शक्ति मता, ठीक है। तो इसको जो है आपको चारों को ध्यान में रखना है। फिर से देख लीजिए, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक तत्परता का नियम, समानता के अनुसार अनुक्रिया, तत्वों के पूर्ण शक्ति मता, ओके। तो ये चारों याद रखिएगा। पांचवा है सहचारी स्थान का परिवर्तन। क्या है? सहचारी स्थान का परिवर्तन। ये 5 आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? पांचों ध्यान में रखना है सहायक नियम में, ठीक है। चलिए देखिए, मैं अभी ही बता रहा हूँ, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अभी आप लोग अभ्यास पढ़ रहे हैं और इसी अभ्यास को अगर बार बार नहीं लिखिएगा, नहीं दिमाग में सोचिएगा कि हाँ थर्मोडाई के अभ्यास नियम क्या कहता है, तत्परता के नियम क्या कहता है, जब तक मन में नहीं सोचिएगा कि सीखने के कौन कौन से प्रकार है, जब तक माइंड में नहीं खुद से सोचिएगा, तब तक बहुत मुश्किल है कि आप जो है अच्छा कर पाएँ, समझ गए। यहाँ पर मैंने इसको इंग्लिश दे रखा है, आपको इसको अच्छे से क्लियर कर लेना है, ओके। चलिए, तो ये हो गया सारा चीज़ें। अब आता है महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सीखना या अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक है जो सीखने के जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित कर सकता है। या फिर एक तो क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा टाइप से इसी को अलग से ऐसे पूछ सकता है कि आप सीखने को जो है कैसे प्रभावी बना सकते हैं, समझ गए। सीखने को कैसे आप प्रभावी बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, तो मेथड यही रहेगा। या तो दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि कौन कौन से कारक है जो हमारे सीखने के प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है, समझ गए। तो एक आपसे पॉजिटिव तौर पर पूछेगा कि कैसे जो है प्रभावी बना सकते हैं सीखने को, और एक निगेटिव तौर पर ऐसे पूछेगा कि कौन कौन से ऐसे कारक है जो हमारे सीखने को प्रभावित कर सकता है। तो दोनों का सेम पॉइंट सेम होगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हमसे प्रभावी बनाने के लिए पूछा है या प्रभावित करने वाला कारक पूछा है। अगर प्रभावित करने वाला कारक के बारे में पूछेगा तो पॉइंट सब यही होगा जो नीचे दिखाने जा रहे हैं, बस आपको इसमें निगेटिव तौर पर चीज़ें को लिखना है, ठीक है। अगर प्रभावी के लिए पूछेगा कि कैसे प्रभावी बनाएंगे सीखने को, तो इसमें हम निगेटिव के चीज़ों को इसमें पॉजिटिव तौर पर दर्शाएंगे उसी पॉइंट को, समझ गए। तो चलिए बताते हैं। सीखने को प्रभावित करने अथवा प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे पहला है उचित वातावरण। अब उचित वातावरण कहने का मतलब है कि मान के कोई बच्चा अगर कोई बच्चा है स्कूल में जाता है पढ़ने, तो स्कूल में उसको क्या होता है, उस प्रकार के उसको वातावरण मिलता है जहाँ पे वो चीज़ों को आसानी से अपने व्यवहार को, बोली वचन, कम्युनिकेशन, बात करना क्लास में, ठीक है ना, पढ़ाई, ये सब कुछ सीखता है। उसको उस प्रकार से इन्वायरमेंट, वातावरण मिलता है। अगर वही वातावरण वह घर पर आकर अगर उसको मिले, जिसको बहुत सारे फैमिली में मिलता भी है कि जिस प्रकार से स्कूल में वातावरण है उसी प्रकार से बातचीत जो है उसको घर पर भी किया जाता है इंग्लिश में, तो वो बच्चा क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका जो इन्वायरमेंट है ज़्यादा समस्या क्रिएट नहीं करता है, जिसके कारण उसका जो सीखना लेवल जो होता है आगे और अच्छा बढ़ते जाता है। लेकिन अगर मान गए स्कूल में अच्छा से सीख लिया, घर पर आके उसको ऐसा वातावरण मिला ही नहीं, फिर वो अपने आसपास जो है मित्रों के साथ जो है गाला गलौज में घूमने लगा, तो क्या होगा, उसका वहाँ सीखा और यहाँ आकर जो है वह गंदे आचरण को भी सीख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ है, जो वातावरण वहाँ पे स्कूल में उसको सीखने को बढ़ा रहा है, प्रभावी बना रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक वातावरण है जो गंदे वातावरण है, तो गंदे में आने के बाद वह भी गंदा चीज़ों को भी सीख रहा है। तो कहीं ना कहीं वातावरण दोनों तरह से इफेक्ट करा, समझ गए ना। तो पॉजिटिव चीजें बढ़ाएगा, निगेटिव चीजें घटाएगा, तो उसी तौर पर आपको भी लिखना है, ओके। आगे है दूसरा है अधिगम करता यानी सीखने वाला का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। अब कोई एक पागल व्यक्ति है, कोई एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति है, तो क्या वह चीज़ों को सीख सकता है? अच्छे से नहीं सीख सकता है, समझ रहे हैं। वो चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख सकता है, वह मेंटल डिस्टर्ब है, तो उसको जो है अच्छे से चीज़ें सीखा हुआ नहीं जा सकता है। तो एक व्यक्ति जो सीखने वाला हो, अधिगम करता हो, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तभी तो कहा जाता है कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, समझ गए ना।
ये चीज़ें को ध्यान में रहना रखना चाहिए। तीसरा है मैच्योरिटी, परिपक्वता भी जो है बच्चे बहुत जल्दी जो है सीखने में मदद करता है। अब मानिए कि आप नए-नए चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं तो आप बहुत जल्दी-जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन वही चीज़ें जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर में ये सब आपको लगता है कि वाह! बड़ी भारी है, नया-नया है, समझ गए? अब यही चीज़ें आप सेकंड में जाइएगा तो आपके लिए यह पुराना हो गया रहेगा, कई बार आपके सामने आ गया रहेगा, तो आप सेकंड ईयर में जाइएगा तो लगेगा फर्स्ट ईयर तो हलवा था, हम यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे फर्स्ट ईयर में। तो ये सब चीज़ें होता है, नए-नए चीज़ें आपके सामने आएगा तो आपका उसमें मैच्योरिटी कम होती है, जिसके वजह से आप जो है थोड़ा-सा कठिनाई में पड़ जाते हैं सीखने में। तो मैच्योरिटी चाहे वो शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर हो, यह सीखने को काफ़ी ज़्यादा जो है तत्पर करता है, अच्छा करता है। अगर अपरिपक्व हैं आप, आपका मेंटल या शारीरिक दोनों रूप से अगर आप अपरिपक्व हैं, तो वह कठिनाई भी करता है और वो समय को बर्बादी भी करता है, समझ गए? मोटिवेशन, अब किसी को आप अच्छे-अच्छे मोटिवेशन देकर, प्रेरणा देकर आप जो है उसे सिखा भी सकते हैं बढ़िया-बढ़िया चीज़। अगर आप उसे डिमोटिवेट कीजिएगा, मोटिवेट नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसको जो है अनर्गल बातें बताइएगा, इल्लीगल बातें बताइएगा, डिमोटिवेट होगा, तो उसको सीखने का मन नहीं करेगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे सियाना हो, चाहे कोई भी हो। तो मोटिवेशन सीखने को बहुत ज़्यादा आगे जो है बढ़ाता है, नए-नए चीज़ें सीखने के लिए आदमी प्रेरित होता है मोटिवेशन से। लेकिन अगर डिमोटिवेट करे, कोई डराए, धमकाए तो ये सब चीज़ से डिमोटिवेशन से सीखना प्रभावित होता है, ठीक है? पाँचवाँ है सीखने का समय व थकान। सीखने का समय व थकान का मतलब है कि जब कोई एक बंदा है कॉलेज में, ट्यूशन में, या एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, तो जब वो फ्रेश माइंड से स्टार्टिंग में जाता है तो वह बड़ी दिलचस्पी के साथ जो है कुछ घंटा तक पढ़ता है, बैठता है, सीखता है अच्छे से। लेकिन जैसे-जैसे समय ढलने लगता है, समय स्कूल हो, कॉलेज हो या काम हो, जैसे काम में ही जाते हैं, तो नया-नया 1-2 घंटा जब शुरू के शिफ्ट होता है मॉर्निंग का, तो काम बड़ी तरोताज़गी से, एकदम चुस्ती से आदमी करता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतने लगता है, लेज़ीपना आने लगता है, ठीक है? उसी प्रकार से सीखने में भी होता है। स्कूल में बच्चा जाएगा तो शुरू के कुछ घंटे बहुत काफ़ी अच्छे से सीखता है, काफ़ी अच्छे मन से पढ़ेगा, धीरे-धीरे सुस्त होने लगता है। तो सीखने का समय वह जो थकान जो है व्यक्ति को प्रभावित करता है और प्रभावी भी बनाता है। प्रभावी कौन बनाएगा? तो शुरू के समय, स्टार्टिंग के समय प्रभावी बनाएगा, सीखने को बढ़ाएगा, जबकि ज़्यादा समय होने से, ज़्यादा समय बैठने से जो है प्रभावित करता है। ओके? इच्छा शक्ति, विल पावर। अब इच्छा शक्ति आपके सीखने को जो है बढ़ाएगा भी, घटाएगा भी। प्रभावी कैसे बनाएगा सीखने को? तो इच्छा शक्ति जिसका जितना प्रबल मजबूत होता है, वह उतने ही अच्छे से, उतने ही देर तक सीख सकता है चीज़ों को। जिसका इच्छा शक्ति गिरा हुआ होगा, कमज़ोर होगा, तो वह चीज़ें को उतना ही निग्लेक्ट करेगा, उतना ही जो है रुचि नहीं रखेगा सीखने में, ठीक है? तो ये इच्छा शक्ति भी प्रभावित करता है, प्रभावी बनाता है। 7वां है अध्यापक की भूमिका। सीखने में अगर कोई स्टूडेंट है, तो उसके सीखने में टीचर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोग अक्सर देखते होइएगा कि टीचर बहुत फ्रैंकली होते हैं, बहुत जो है हँसमुख तौर पर आपको पढ़ाएँगे, एंटरटेनमेंट करके पढ़ाएँगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अध्यापक का आपका भूमिका बहुत बड़ा रोल निभाता है सीखने में, कि आपका अध्यापक किस तौर पर जो है अपने स्टूडेंट को सिखा रहा है। अगर बोरियत स्तर पर सिर्फ़ भाषण ही भाषण देगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर वो अभी पढ़ेगा, घर पर जाएगा, भूल जाएगा। तो ऐसे में अध्यापक का भूमिका एक छात्र के लिए सीखने से लेकर उसके संपूर्ण जीवन में काफ़ी प्रभावित होता है, समझ गए? 8वां और आखिरी है इंटेलिजेंस एंड हेरिडेटरी, बुद्धि और वंशानुक्रम। और सीखने का जो कहीं न कहीं एक आपका प्रोसेस है, मानसिक प्रोसेस, यह आपके जो है बुद्धि और वंशानुक्रम पर भी प्रभाव पड़ता है, कि वंश में कैसा जो है बुद्धि के लोग हैं, पिछले कैसे थे आपके वंश में, आपका वंश में कैसा जो है इंटेलेक्चुअल, कैसा जो है बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति सब आ रहा है पहले से, उसी तौर पर जो है आगे बच्चा को भी जो है, या आगे जो है आपके जो भी आएँगे संतान या जो भी, उसका प्रभाव पड़ने वाला है, समझ गए? तो जो तीव्र बुद्धि का होगा वह जल्दी कैच करेगा, जो मंद बुद्धि का होगा वह देरी से कैच करेगा, और यह कहीं न कहीं एक वंशानुक्रम भी चलता है, समझ गए? तो ये 8 प्रकार मैंने 8 टाइप से मैंने आपको बता दिया कि कौन-कौन से जो है बुद्धि को प्रभावित करता है। यहाँ पे आपको मैंने लर्निंग कंप्लीट कर दिया। अब आपको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ताकि इसको आप लोग फिर से सुन सकें, ओके? चलिए देखिए यहाँ पे, पहला है उचित वातावरण, ठीक है? दूसरा है अधिगमकर्ता का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कैसा है? परिपक्वता, मैच्योरिटी बताता है। मोटिवेशन, ठीक है? सीखने का समय व थकान, ठीक है, कैसा है? इच्छा शक्ति कैसा है? 7वां है अध्यापक की भूमिका क्या है आपके ज़िंदगी में? और बुद्धि और वंशानुक्रम, यह भी जो है आपके लर्निंग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करता है या प्रभावी बनाता है, समझ गए? जिसका अगर बुद्धि उच्च होगा, तीव्र होगा, तो वो जल्दी कैच करेगा बातें को, जल्दी सीखेगा, समझ गए ना? तो ये टाइप होता है, समझ। देखिए मोटिवेशन को हम लोग प्रेरणा कहते हैं, या इसी को अभिप्रेरणा कहते हैं, समझ गए? और इसी मोटिवेशन को प्रकार को बताना है, ठीक है? अब ये मोटिवेशन को प्रकार हम लोग जो पढ़ेंगे, अब ये जो देखिए प्रेरणा और एक होता है मोटिव। मोटिव मतलब होता है प्रेरक, जो आपको प्रेरित करे।
तो प्रेरित कौन करेगा? प्रेरणा ही प्रेरित करता है, समझ गए ना। तो प्रेरणा अलग अलग प्रकार के होता है, वो मोटिव्स भी बन जाएगा, समझ गए। जैसे एक्सप्लेन जो है बायोलॉजिकल, सोशल और पर्सनल मोटिव्स, मतलब वे सभी प्रेरणा जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, ऊर्जावान बनाता है, शक्तिवान बनाता है, वह प्रेरक कहलाता है, समझ गए। जैसे कोई व्यक्ति आपको उत्साहित करेगा कि तुम इससे कर सकते हो, करो करो, मतलब आपको क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। तो वो व्यक्ति एक प्रकार से प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा आपके लिए, यानी वह प्रेरक हो जाएगा। तो जहाँ से आपको स्रोत मिले, जिस भी प्रेरणा से आपको स्रोत मिलता हो, जहाँ से भी आपको स्रोत मिलता हो आगे बढ़ने के लिए, ऊर्जावान होने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, वह सब के सब जो है आपके हो जाते हैं क्या चीज़? मोटिव्स हो जाते हैं, प्रेरक हो जाते हैं, समझ गए। और जहाँ से मिलता है वह प्रेरणा रहता है, समझ गए चीज़ों को। माइनर इसमें डिफरेंस है प्रेरणा और प्रेरक में। प्रेरक मतलब जो प्रेरित करता हो आगे बढ़ने के लिए, जो प्रेरणा देता हो वह प्रेरक हो जाएगा। प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला, समझ गए। तो ये दोनों में ही अंतर है, समझ गए। चलिए अब हम चाहे आपसे ये पूछ दे प्रश्न, चाहे ये पूछ दे, आपको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए प्रेरणा, मोटिवेशन होता क्या है। देखिए मोटिवेशन, प्रेरणा एक प्रबल यानी एक शक्ति है, एक आंतरिक शक्ति है व्यक्ति को, जो व्यक्ति में इच्छा शक्ति को क्या करता है? जागृत करता है। जो जागृत होने के बाद व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कार्य को करने के लिए जो है आगे बढ़ता है, जो उससे प्रेरणा उत्पन्न होता है, समझ गए। ताकि विशिष्ट उद्देश्य, मतलब कोई भी काम के उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए यह मिलता है। जैसे आपको कोई कहे, बहुत ज़्यादा आपको उत्साहित कर दे कि फलना काम करना है, तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति आपके अंदर ऊर्जा भर रहा है, समझ गए। वो आपको आपके स्वेच्छा, आपके मन से, ठीक है, आपको मन से आपके काम को ऊर्जा भर के आपसे करवा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि आप अपने स्वेच्छा से, आप अपने ऊर्जा जनरेट हो रहा है, आपका मन में जागृति, इच्छा शक्ति पैदा हुआ है, जिससे आपको एक अलग एनर्जी मिल रहा है, जो आपको प्रेरणा का काम कर रहा है आपके लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उद्देश्य के साथ काम करने के लिए, समझ गए। तो यही प्रेरणा होता है। मोटिवेशन अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए। मोटिवेशन का अर्थ है किसी व्यक्ति के लक्ष्यों उन्मुख, मतलब गोल ओरिएंटेड व्यवहार को सक्रिय या ऊर्जान्वित करना। मतलब मोटिवेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि व्यक्ति के लक्ष्य के तरफ व्यवहार को सक्रिय करना, ऊर्जान्वित करना। मतलब जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, और ये कि यहाँ पे है, ये व्यक्ति को काम करना है, कोई चीज़ प्राप्त करना है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? इसको जो है लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, गोल को पाने के लिए, इसके व्यवहार में, इसके एनर्जी में जो है क्या करेगा? एक्टिव कर देगा, एनर्जी भर देगा, जिससे यह अपने लक्ष्य की तरफ उन्मुख हो जाएगा, गोल की तरफ ओरिएंटेड हो जाएगा और अपने गोल को पाने के लिए काम करेगा। तो यही अभिप्रेरणा होता है, मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन का अर्थ होता है कि व्यक्ति को लक्ष्य की ओर व्यवहार, लक्ष्य को पाने के लिए व्यवहार को सक्रिय या ऊर्जान्वित करना, मतलब ऊर्जा से भर देना, यही मोटिवेशन होता है, समझ गए। अब देखिए प्रेरणा को कई मनोवैज्ञानिक जो है, साइकोलॉजिस्ट है, अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित किया। अब ये प्रेरणा जो है अलग अलग तौर पे मनोवैज्ञानिक लोग परिभाषित किए। कैसे परिभाषित किए? तो उनमें एक गिलफोर्ड थे। गिलफोर्ड ने कहा कि प्रेरणा का मतलब होता है वह विशेष आंतरिक अवस्था जो क्रिया को शुरू करने एवं बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। बिल्कुल सही बात है। गिलफोर्ड ने कहा कि प्रेरणा का मतलब होता है कि ऐसे विशेष आंतरिक अवस्था से, इंटरनल कंडीशन से, जो व्यक्ति के काम को बनाए रखने, काम को करने के लिए जरूरी होता है। अब मानिए कोई व्यक्ति थका थका सा महसूस कर रहा है, समझ गए, उसके अंदर इतना ज़्यादा क्षमता, इतना ज़्यादा शक्ति, ऊर्जा नहीं है कि वह आगे जो है और अपने काम को बढ़ा सके, अपने लक्ष्य की ओर जा सके। तो मोटिवेशन, प्रेरणा कहीं ना कहीं से आपको मिलता है, चाहे कोई आदमी देगा, चाहे किसी कहानी से हो, चाहे किसी फिल्म से हो, किसी भी चीज़ से आपको प्रेरणा मिल सकता है, और वह प्रेरक होगा जहाँ से आप प्रेरणा लेंगे, समझ गए। तो ये प्रेरणा व्यक्ति के अंदर एक अलग ऊर्जा, एक अलग शक्ति, एक आंतरिक बल जो है व्यक्ति को प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति के अंदर ऊर्जान्वित महसूस होता है, व्यक्ति को कार्य बनाए रखने के लिए जरूरी होता है यह प्रेरणा, समझ गए। तो यही होता है आपका गिलफर्ड के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा कि प्रेरणा एक ऐसी कंडीशन, ऐसी अवस्था है जो उसे विशेष प्रकार के व्यवहार और निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। यह भी विशेष बहुत अच्छा है। वुडवर्थ ने कहा कि प्रेरणा एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी अवस्था है जो किसी व्यक्ति के विशेष प्रकार के व्यवहार और निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे हमको पता है कि हमको
जो है मतलब 100 मीटर दौड़ना है, तो 100 मीटर दौड़ने के लिए हम अगर असमर्थ है तो हमारे अंदर प्रेरणा कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो एक ऐसा हमारे अंदर एनर्जी आना चाहिए, एक ऐसा हमारे अंदर आंतरिक बल आना चाहिए जो हम अपने 100 मीटर दौड़ पे पूरा करने में सहायता करे। तो वह अब जो बल होगा कहीं से भी मिल सकता है, कोई आदमी आकर आपको जो है ऊर्जान्वित कर सकता है, ठीक है? कोई प्रोत्साहित देगा, करो करो दौड़ो दौड़ो, थोड़ा देर और थोड़ा देर और, आपके अंदर एक अलग एनर्जी जगेगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्रेरणा एक बेसिकली आपके अंदर ऊर्जा ऊर्जा भरता है, ऊर्जान्वित कर देता है आपको, ठीक है? और आपके लक्ष्य की ओर उन्मुख कर देता है, लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। समझ गए? तो यही हमारा प्रेरणा होता है। समझ गए चीज़ों को? चलिए, प्रेरणा समझ गए। अब प्रेरक, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रेरणा होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, ऊर्जान्वित करेगा, आपके अंदर ऊर्जा भरेगा। लेकिन वह प्रेरणा कहाँ से मिल रहा है, समझ गए ना? वो प्रेरणा कहाँ कहाँ से मिल रहा है, तो जहाँ जहाँ से प्रेरणा आपको मिलेगा वह प्रेरक के रूप होगा। समझ गए? तो आगे यह प्रेरणा के विभिन्न प्रकार के स्रोत पूछेगा या प्रेरक के प्रकार पूछ लेगा, ठीक है? तो जहाँ से प्रेरणा मिलता है वही प्रेरक होगा। समझ गए? सीधी सी बात है। तो टाइप ऑफ मोटिव जो होता है, टाइप ऑफ मोटिव्स जो होता है वह आपके प्रेरक होते हैं, ठीक है? प्रेरक मतलब जहाँ से प्रेरणा मिलता हो वह प्रेरक होगा। समझ गए? तो प्रेरक के अलग अलग तौर पर हम वर्गीकृत करते हैं। कैसे? देख लीजिए। पहला है बायोलॉजिकल, यानी बायोलॉजिकल या प्राइमरी मोटिव्स, ठीक है? बायोलॉजिकल मतलब होता है जो व्यक्ति से रिलेटेड हो, जो व्यक्ति के लिए जरूरी हो और वहाँ से जो प्रेरणा मिलेगा व्यक्ति को, वह जो है आपका बायोलॉजिकल या उसी को प्राथमिक प्रेरक कहते हैं। ये आधारभूत प्रेरक होते हैं। बायोलॉजिकल प्रेरक जो होता है यह आधारभूत होता है, जो व्यक्ति के जीवन में आवश्यक होते हैं, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। जैविक प्रेरक जन्मजात होते हैं, मतलब जैविक प्रेरक व्यक्ति के जन्म से ही जो है जरूरी होता है। जैविक प्रेरक इस प्रकार है, ठीक है? तो जैविक जो प्रेरक होता है यह बेसिक नीड्स होता है व्यक्ति के लिए, यह व्यक्ति के से संबंधित, व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है, जो जन्म के समय से ही जो है व्यक्ति के लिए मौजूद होता है और जो निम्न प्रकार है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहला है भूख। सबसे पहले प्राथमिक प्रेरक, यदि व्यक्ति की भूख संतुष्ट है तो उसका क्रिया और प्रक्रिया समान रहती है, एवं यदि भूख से असंतुष्ट है, व्यक्ति को भूख लगा हुआ है तो उसका व्यवहार में परिवर्तन आता है, काम करने का मन नहीं करेगा, आगे बढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो भूख एक ऐसा प्रेरक है जो आपको चाहे तो आपके लक्ष्य की ओर आगे भी बढ़ा सकता है और भूख लगा रहेगा तो आपको नीचे भी खींच सकता है। तो भूख एक बायोलॉजिकल प्रेरक है जो व्यक्ति को प्रेरित करता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी बल भरता है कि चलो थोड़ा देर और जो है हम लोग लगाते हैं एनर्जी। तो भूख एक प्रकार के बायोलॉजिकल प्रेरणा है, ठीक है? जो व्यक्ति को आगे बढ़ने, लक्ष्य बढ़ने की ओर मदद करता है। दूसरा है प्यास। अधिक समय तक व्यक्ति प्यास पूरा नहीं होने पर वह विचलित हो जाता है। अब मानिए हम कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्यास लग रहा है लग रहा है लग रहा है, प्यास का एक ऐसा सीमा आएगा जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं लेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो प्यास आपके अंदर एक प्रकार से एनर्जी भी जगाएगा, बल भी देगा, और अगर प्यास बहुत गहरा लग गया है तो बिना पिए हुए आप आगे काम नहीं कर पाएंगे, विचलित हो जाएंगे। तो यह प्यास एक प्रकार से जो है आपके बायोलॉजिकल प्रेरणा में आता है, जो व्यक्ति से जन्मजात होता है, जुड़ा रहता है, ठीक है? सोना एक बायोलॉजिकल क्रिया है, व्यक्ति के जीवन से, जैविक क्रिया है, व्यक्ति के जीवन में यह चलते रहता है। तो स्लीप, निद्रा, अब हम लोग अगर आवश्यक मात्रा में नींद न ले तो थकान होगा, आलसी आलसी से बना रहेगा, ठीक है? और आपके दिन के समय नींद लगेगा, तो जिससे आप अपने समय, अपने कामों में संतुलन नहीं बना पाएंगे, कुसमायोजन उत्पन्न हो जाएगा। तो निद्रा बहुत जरूरी है आपके आगे लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, आपके अंदर प्रेरणा भरने के लिए सही नींद लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके अंदर नींद आता है तो आवश्यक मात्रा में नींद लेना चाहिए, वरना यह नींद जो है आपके लिए गड़बड़ी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है? तो तीसरा है नींद एक प्रकार से बायोलॉजिकल प्रेरणा है। चौथा है शारीरिक तापमान का नियमन। शारीरिक तापमान का नियमन मतलब रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। वातावरण में रहने के कारण शरीर में बाहरी तत्वों को प्रवेश करने पर शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। जैसे गर्मी में गर्मी लगने पर पंखा या एसी चलाकर एवं सर्दियों में गर्म कपड़े पहनकर शरीर के तापमान को समान बनाए रखना। अब जैसे आपको पता है कि गर्मी के समय अगर आप पंखा नहीं चलाएंगे, एसी नहीं चलाएंगे, ठंडे एरिया में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आपका मन नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा विचलित रहिएगा, ठीक है? काम करने का मन नहीं करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है, आग नहीं जलाइएगा, गर्म कपड़े नहीं पहनिएगा तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा, वहाँ भी दिक्कत है। तो शरीर के तापमान को रेगुलेट करना, नियमन बना के रखना, यह भी आपके बायोलॉजिकल प्रेरणा है, आपको यहाँ से भी प्रेरणा मिलता है, ठीक है? पांचवा है काम उत्तेजना यानी सेक्सुअल। मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार काम उत्तेजना प्रवृत्ति मानव प्रेरकों के सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक है। फ्रायड के अनुसार यह प्रेरक व्यक्तित्व और व्यक्ति के उन्नति एवं सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित करता है।
अब सेक्सुअल यानी काम उत्तेजना, सेक्स एक प्रकार के आपके मोटिवेशन है, आपको प्रेरणा देता है, समझ गए? यह एक महत्वपूर्ण प्रेरक होता है जहाँ से आपको प्रेरणा मिलता है, समझ गए? फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक है, सिगमंड फ्रायड, इन्होंने कहा कि यह प्रेरक यानी सेक्सुअल प्रेरक व्यक्ति और व्यक्तित्व के उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, सामाजिक संरचना के लिए जो है बहुत ज़रूरी है यह प्रेरक का होना। तो सेक्स यानी काम उत्तेजना एक आपके बायोलॉजिकल प्रेरक है, ठीक है? छठा है होम्योस्टेसिस, समान अवस्था, समस्थिति। समस्थिति कहने का मतलब है कि शरीर में विभिन्न आंतरिक अंग जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि में परिवर्तन आने पर व्यक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता है। जैसे पानी, नमक, ऑक्सीजन आदि की कमी होने पर शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। अतः इन पदार्थों को बाहर से लेने की प्रेरणा उत्पन्न होती है ताकि शरीर का संतुलन बनाए रहे। बायोलॉजिकल प्रेरणा का मतलब होता है कि जैसे जैसे समस्थिति, हमारे बॉडी में बहुत सारे इंटरनल ऑर्गेन है, आंतरिक अंग है, जिसको हमको अपने बॉडी के साथ समान स्थिति में बना कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। संतुलन बना के हर एक व्यक्ति रखता है। अगर मान गए पाचन तंत्र गड़बड़ा गया तो वहाँ भी आपको गड़बड़ होगा, श्वसन तंत्र गड़बड़ा गया वहाँ भी गड़बड़ी हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र गड़बड़ा गया वहाँ भी गड़बड़ी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति अपने आप को संतुलन बना के सब रखना चाहता है। जैसे पानी, नमक की कमी होने पर, ऑक्सीजन की कमी होने पर शरीर को पूर्ति के लिए अलग से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, और अगर इन सब चीज़ों का गड़बड़ी हो जाए तो व्यक्ति का जीवन भी जो है परेशान हो जाता है। तो इस प्रकार से यह 6 जो है मैंने आपको बायोलॉजिकल बता दिया प्रेरक। अब आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन कौन बायोलॉजिकल प्रेरक है। जैविक प्रेरक है जहाँ से प्रेरणा व्यक्ति को मिलता है कुछ करने का, ठीक है? प्रेरक के मतलब होता है कि जहाँ से व्यक्ति को कुछ प्रेरक का मतलब होता है कि जहाँ से कुछ व्यक्ति को प्रेरणा मिले कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समझ गए? तो यही आपका प्रेरक है जहाँ से आपको प्रेरणा मिलता है, समझ गए? तो ये चीज़ें हो गया, 6 पॉइंट हो गया। अब बी है सामाजिक या द्वितीयक प्रेरक। सामाजिक प्रेरक सोशल या सेकेंडरी मोटिव्स। अब कुछ ऐसे प्रेरक है जो हमको समाज से मिलता है, ठीक है? समाज से मिलता है जिसे हम लोग सेकेंडरी मोटिव्स भी कहते हैं, यानी सामाजिक या द्वितीयक प्रेरक भी कहते हैं, ठीक है? व्यक्ति को समाज से प्राप्त होने वाला प्रेरक सामाजिक प्रेरक कहलाते हैं। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिए व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक प्रेरक प्रभावित करता है। सामाजिक प्रेरक इस प्रकार है। कौन कौन से सामाजिक प्रेरक है आप लोग देख लीजिए जो व्यक्ति को समाज से मिलता है, ठीक है? जैसे प्रशंसा और निंदा, ठीक है? अगर व्यक्ति को अच्छा काम करता है तो देखते होइएगा कि समाज के लोग उससे जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या करता है, प्रशंसा करता है, पसंद करता है उससे, जिससे व्यक्ति को अपने आप लगता है कि हम एक अच्छा आदमी हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग हमें पसंद कर रहा है, लोग हमें प्रमोट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। और अगर एक गड़बड़ आदमी है जिसका पर्सनालिटी व्यक्तित्व गड़बड़ है तो उसे लोग निंदा करता है, समझ गए? और निंदा वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो हमेशा सोचते सोचते रह जाएगा कि लोग हमें क्यों जो है डिमोरलाइज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समाज में प्रशंसा भी मिलता है और निंदा भी मिलता है। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति को कब प्रशंसा और कब निंदा मिल रहा है। और यह प्रशंसा निंदा एक प्रकार के आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेगा, और अगर निंदा मिल रहा है तो मतलब आपको नीचे डोमरलाइज करने में भी मदद करेगा। तो प्रशंसा और निंदा व्यक्ति का समाज से मिलने वाला एक प्रकार का सामाजिक प्रेरक है, ठीक है? दूसरा है प्रभुत्व, पावर। पावर कहने का मतलब है प्रभुत्व जो है समाज की एक प्रेरक है, समाज में पाया जाता है। इनमें मनुष्य दूसरों पर हावी होने या शासन करने की कोशिश करता है क्योंकि इससे अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। पावर के मतलब क्या होता है? पावर का मतलब थोड़ी ना होता है कि अकेले में कहीं पावर लोग क्यों रखना चाहता है? इसीलिए कि हम दूसरे पर हावी हो सके, हम अपना राज चला सके, हम अपना शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों को डरा सके, ठीक है? अपने अंदर में रख सके। तो प्रभुत्व पावर का मतलब ही होता है कि शक्ति, ठीक है? शक्ति। तो शक्ति कहीं ना कहीं व्यक्ति को उसके अंदर एक ऐसा आभास जगाता है, एक ऐसा विचार जगाता है जो व्यक्ति को लगता है कि हम शक्ति से हैं तो हम दूसरों पर हावी हो सकते हैं, शासन चला सकते हैं और राज चला सकते हैं, और यह व्यक्ति को उसके खुद के संतुष्टि दिलाता है। तो कहीं ना कहीं यह पावर भी एक प्रकार के समाज से मिलने वाला एक प्रेरणा है जो व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि दिलाता है। तीसरा है अनुकरण और सहानुभूति। अनुकरण और सहानुभूति कहने का मतलब है कि अनुकरण द्वारा व्यक्ति सीखता है। अनुकरण मतलब दूसरे के बातों को, दूसरे को कामों को देख कर करना। इससे व्यक्ति सीखता भी है तथा हर व्यक्ति दूसरों के प्रति कम या अधिक सहानुभूति भी रखता है। अनुकरण एक प्रकार से समाज से मिलने वाला प्रेरणा है, ठीक है? जो व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाएगा। सहानुभूति, सिम्पैथी व्यक्ति को जो है एक दूसरे के प्रति समाज में कम या ज़्यादा सहानुभूति भी रखता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अनुकरण और सहानुभूति एक सामाजिक प्रेरणा है, ठीक है?
चौथा है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति परिवार एवं समाज से ही आत्मसमर्पण की भावना सीखता है। इसमें वह अपने आप को दूसरों के अधीन कर लेता है एवं उनके आदेशों का पालन करता है। आत्मसमर्पण कहने का मतलब है सेल्फ सबमिशन, मतलब अगर हम कोई गलती कर लेते हैं तो दूसरे के सामने माफ़ी मांग लेना, मतलब उनके आदेशों का पालन करना। ठीक है, हमें ये लगे कि हम गलती कर चुके हैं तो दूसरे के सामने दूसरों के अधीन कर लेते हैं। ठीक है, और उनके आदेशों का पालन करते हैं। इससे होता यह है कि आप अपने गलतियों का पछतावा करते हैं तो सामने वाला आपको एक और मौका देगा सुधरने का। तो आत्मसमर्पण समाज से मिलने वाला एक प्रेरणा है जो व्यक्ति को ये सिखाता है कि अपने गलतियों को कैसे मानना चाहिए और अपने गलतियों को कैसे स्वीकार करके दूसरे को सामने जो है सब्लिमेट कर देना चाहिए। ठीक है, पांचवा है सामाजिक स्वीकारता, सोशल अप्रूवल। समाज में व्यक्ति वही कार्य करता है जो समाज द्वारा स्वीकार होते हैं एवं समाज द्वारा अस्वीकार कार्य करने से बचता है। जैसे हमारे समाज में लोग इंटरकास्ट मैरिज को बहुत गड़बड़ मानते हैं, तो यही कारण है कि लोग जो है दूसरे जाति में शादी नहीं करना चाहते हैं और समाज में वही चीज काम होता है, मतलब एक अपने कास्ट में शादी करना, तो यह समाज इसे स्वीकारता है। यही कारण है कि समाज के स्वीकारता के अनुसार सब लोग काम करते हैं और यह एक प्रकार से व्यक्ति को गलत कामों से बचाता है। ठीक है, अस्वीकार कार्यों से करने से बचाता है। तो सामाजिक स्वीकारता बताता है कि कौन से काम करना चाहिए समाज के लिए, कौन से काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, छठा है आक्रामकता, मतलब एग्रेसिव। आक्रामकता का मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति दूसरों पर आक्रमण करके या अभद्र भाषा का प्रयोग करके उसे चोट पहुंचाना या नष्ट करना चाहता है। अब आक्रामकता भी समाज से ही मिलने वाला एक प्रेरणा है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति सीखता है कि कैसे दूसरों पर आक्रमण करना है, दूसरों पर अभद्र भाषा बोलना है, दूसरे को चोट पहुंचाना है, नुकसान पहुंचाना है। यह कहीं ना कहीं समाज से ही मिलने वाला एक प्रेरणा है, एक मोटिव है जो व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, आक्रामकता हो गया। सातवां है अर्जनात्मक, मतलब एक्यूस्टिवेनेस। ठीक है, एक्यूसिटिवेनेस। ठीक है, इस प्रेरक में व्यक्ति आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। क्या चाहता है? इस प्रेरक में अर्जन का मतलब क्या होता है? अर्जन करना, मतलब कुछ न कुछ उपार्जित करना। तो इस प्रेरक में व्यक्ति आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। अलग अलग समाज व संस्कृतियों में अर्जनात्मक की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। अर्जन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें प्राप्त करना, तो सब व्यक्ति कुछ न कुछ अपने समाज से कोई ना कोई चीज़ प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो सातवां हो गया अर्जनात्मक, जो कि एक सामाजिक प्रेरक है। ठीक है, तो ये मैंने 7 सामाजिक प्रेरक जो समाज से मिलने वाला है मैंने बता दिया। अब आपको इसको अच्छे से समझना था। ठीक है, आगे है अब हमारा तीसरा जो प्रेरक का प्रकार है जो बांटा गया है वो है व्यक्तिगत प्रेरक। व्यक्तिगत प्रेरक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति से ही रिलेटेड हो, जो खुद से रिलेटेड हो। तो अलग अलग व्यक्तिगत प्रेरक भी है, जैसे जीवन का लक्ष्य, लाइफ गोल। अब व्यक्ति के जीवन का कुछ, सभी व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत कुछ लक्ष्य होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं। ये लक्ष्य व्यक्ति के कामों को संचालित करते हैं। ठीक है, और उसे परिश्रम की प्रेरणा प्रदान करते हैं, उससे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब जीवन में आपके अगर कोई लक्ष्य है ही नहीं तो फिर आपको काम करने का प्रेरणा कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए जीवन में लक्ष्य है तभी आपको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलेगा और वह आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मदद करेगा। तो जीवन का लक्ष्य एक व्यक्ति के खुद से रिलेटेड एक प्रेरणा है जो व्यक्ति को बताता है कि हाँ, हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है तो ऐसे काम करना पड़ेगा। समझ गए? दूसरा है आदत है, हैबिट। हैबिट कहने का मतलब है कि व्यक्ति के आदत, व्यक्ति के अच्छी और बुरी दोनों प्रकार से आदत हो सकते हैं। अच्छी आदतें व्यक्ति को अच्छा बनाता है, सुगम बनाता है। ठीक है, एवं व्यक्ति को प्रगतिशील बनाएगा आगे की तरफ। जबकि दूसरी बुरी आदतें व्यक्ति को लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करेगा, व्यक्ति को नीचे खींचेगा। तो व्यक्ति के खुद से रिलेटेड है हैबिट। हैबिट एक प्रेरक है जो अच्छा होगा आगे बढ़ाएगा, जो गड़बड़ होगा बाधा उत्पन्न करेगा। तीसरा है आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पायरेशन। एस्पायरेशन मतलब आकांक्षा स्तर, व्यक्ति के लक्ष्य, व्यक्ति के यह प्रेरक जीवन लक्ष्य से ही संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आकांक्षा, कोई ना कोई डिजायर, इच्छा होती है और वह इसी इच्छाओं और इसी आकांक्षाओं को पूरा करने में अग्रसर होते हैं। तो आकांक्षा स्तर भी व्यक्ति को खुद के जो है आपके प्रेरक का काम करता है, जो व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ाता है, अग्रसर करता है, उसका आकांक्षा स्तर। समझ गए? चौथा है रुचि, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहने का मतलब है कि मानव व्यवहार में रुचि प्रेरक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये चीज़ें आकांक्षा स्तर हो गया, मतलब व्यक्ति को आकांक्षा कितना हो, जैसे नहीं होता है आकांक्षा, व्यक्ति नहीं सोचता है कि वो काश हम जीएनएम करके और हमें जो है बनना है नर्सिंग ऑफिसर। आकांक्षा मेरा क्या है? हमारा आकांक्षा यही है कि हम आगे चल के नर्सिंग ऑफिसर बने। तो कहीं ना कहीं हमें जब आकांक्षा है, लेवल है इस प्रकार का कि हम नर्सिंग ऑफिसर बने, तो नर्सिंग ऑफिसर नहीं तो कम से कम हम स्टाफ नर्स के भी एग्जाम जरूर पास कर जाएंगे। तो आकांक्षा स्तर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आकांक्षा स्तर रखना चाहिए सबको। ठीक है, चौथा है रुचि। रुचि कहने का मतलब है कि व्यक्ति को इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जैसे ही घटेगा आपके कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, कोई काम
पूरा भी नहीं होगा। तो मानव व्यवहार में रुचि एक बहुत बड़ा प्रेरक का काम करता है। व्यक्ति को कार्य करने के लिए वही काम करना चाहिए जो जिसमें व्यक्ति को रुचि हो, क्योंकि रुचि व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह एक महत्वपूर्ण प्रेरक है जो व्यक्ति से खुद से रिलेटेड। देखते होइएगा, जिस काम में आपको रुचि नहीं होगा वो काम कीजिएगा तो कभी उस काम में मन नहीं लगता। मन लगने का मतलब नहीं है क्या कि आपके अंदर उस काम के करने के लिए प्रेरणा नहीं जग रहा है, मतलब रुचि नहीं है। समझ गए? यही चीज़ें हैं। पाँचवा है एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति कहने का मतलब है कि अनुकूल अभिवृत्ति व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है। क्या चीज़? अनुकूल अभिवृत्ति व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है एवं इसी के आधार पर वह ध्यान केंद्रित करता है, जबकि प्रतिकूल प्रवृत्ति जो है व्यक्ति को जो है बचना चाहता है। तो एटीट्यूड अभिवृत्ति जो होता है, अनुकूल अभिवृत्ति व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है एवं इसी आधार पर वह अपना ध्यान केंद्रित करता है, जबकि प्रतिकूल प्रवृत्ति से व्यक्ति खुद को बचना चाहता है। समझ गए? तो अभिवृत्ति मतलब व्यक्ति के जो है ये चीज़ है। अब व्यक्ति से खुद से रिलेटेड व्यक्तिगत तौर पर एक क्यूरियोसिटी होती है। समझ गए? क्यूरियोसिटी होती है। तो ये चीज़ें हैं। अब किसी भी व्यक्ति के अंदर काम करने के प्रति उत्सुकता रहेगा ही नहीं। आलसी आलसी रहेगा, बहुत ज़्यादा सैड रहेगा। उसके अंदर उत्सुकता है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा जो है किसी काम को करने में मन लगेगा। अगर व्यक्ति के डर सा बना हुआ है, भय सा बना हुआ है, तो यह स्थिति व्यक्ति को जो है डरापन महसूस कराएगा और यह एक व्यक्ति को नीचे की तरफ जो है उसके लक्ष्य से दूर भेजेगा। तो यह प्रकार दो, उत्सुकता और भय दोनों एक प्रकार का जो है प्रेरक है जो व्यक्ति के खुद से रिलेटेड है। अगर उत्सुकता होगा तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, अगर भय होगा तो व्यक्ति अपने कामों से पीछे भागेगा। तो इस प्रकार से यह व्यक्तिगत प्रेरक हो गया खत्म। यहाँ पे टोटली इंग्लिश दिया गया है, ठीक है, टोटली यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, तो आप आराम से इस इंग्लिश को कंप्लीट कर लीजिएगा जो इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। मोटिव्स हो गया, मोटिवेशन खत्म, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब आगे है माय डियर, हमसे महत्व पूछेगा कि नर्सिंग के क्षेत्र में या नर्स के लिए समाज शास्त्र का क्या महत्व है। माय डियर, समाज शास्त्र जो है समाज, समुदाय, एक लोगों में आपसी अंतर क्रिया का शास्त्र है। मतलब समाज शास्त्र जो है समाज हो गया, समुदाय हो गया और लोग हो गया, यानी लोगों के बीच में जो है यह एक उसके अंदर होने वाले कामों का शास्त्र है। यानी समाज, समुदाय और लोग, इनके बीच के होने वाले अंतर क्रिया का एक शास्त्र है। वही नर्सिंग वह प्रोफेशन है जो रुग्ण मतलब बीमार व्यक्तियों, परिवार, समुदाय को स्वस्थ रहने में सहायता करता है। यानी समाज जो है समाज का, समुदाय का और उनके बीच लोगों के कामों का अध्ययन करता है, ठीक है। जबकि नर्सिंग एक व्यवसाय है, प्रोफेशन है जो उस समाज में रहने वाले व्यक्ति, वहाँ के परिवार और वहाँ के समुदाय को स्वस्थ रहने में सहायता करता है नर्सिंग। तो नर्सिंग क्या है? प्रोफेशन है जो समाज, जो समुदाय, जो व्यक्तियों के परिवार को, रुग्ण व्यक्तियों को, रुग्ण परिवार को, रुग्ण समुदाय को स्वस्थ रहने में सहायता करता है समाज में, ठीक है। तो यही नर्सिंग का समाजशास्त्र में क्या महत्व है, एक एक करके चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। समाज शास्त्र देख लीजिए। समाज शास्त्र में नर्सेज को सामाजिक अंतर क्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। तो देखिए, समाज शास्त्र पढ़ने से नर्स जो होती है, नर्स को समाज के बारे में, समाज में होने वाले क्रियाओं के बारे में समझने में मदद मिलता है। तो समाज शास्त्र इसीलिए नर्स को पढ़ाया जाता है ताकि वह सामाजिक अंतर क्रिया को समझ सके, ठीक है। आगे है, समाज शास्त्र का नर्स के लिए इस प्रकार महत्व है कि समाज शास्त्र से नर्स को अपने विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के बारे में मरीजों से कम्युनिकेशन में मदद मिलती है। समाज शास्त्र के पढ़ने से अनेक प्रकार के सामाजिक पृष्ठभूमियों से मरीजों से कम्युनिकेशन में मदद मिलती है नर्स को, ठीक है। आगे है समाज शास्त्र समाज में जेंडर इशू मतलब लिंग के बारे में जो लोगों को त्रुटियां हैं, इशू जो है, गड़बड़ी है, सामाजिक वर्ग, सामाजिक असमानता व उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव समझने में मदद करता है। अब समाज शास्त्र के अध्ययन से समाज में जेंडर इशू जो है, सामाजिक वर्ग है, सामाजिक असमानता है, समाज का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों को समझने में मदद मिलता है। इसीलिए नर्सिंग में समाज शास्त्र का महत्व है। आगे है, समाज शास्त्र से सामाजिक नीतियों के समाज पर प्रभाव को जानने में सहायता मिलती है। समाज शास्त्र से होता यह है कि सामाजिक यानी सामाजिक नीति मतलब सामाजिक कानून के बारे में, समाज पर क्या प्रभाव है इसके बारे में जानने में मदद मिलती है। यानी अगर हम समाज शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो समाज में क्या नियम कानून है लोगों के बीच में कैसे पता चलेगा, ठीक है। समाज शास्त्र के अध्ययन से नर्स को सामाजिक समस्या जानने और समझने व उसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव समझने में मदद मिलती है। समाज शास्त्र के पढ़ने से समाज में होने वाले समस्या
उसको समझने और स्वास्थ्य पर इस समस्या का क्या दुष्प्रभाव है इसको समझने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे है समाजशास्त्र से नर्स को मरीज के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन व उपचार में उसकी भूमिका जानने में मदद मिलती है। समाजशास्त्र के अध्ययन करने से नर्स को मरीज के जो सामाजिक जीवन है, जो सांस्कृतिक जीवन है, उसके तहत उपचार में भूमिका जानने में मदद मिलती है कि मरीज किस संस्कृति से आता है, किस समाज से आता है, उसका जीवन उसके समाज में, उसके संस्कृति में कैसा है और उसी अनुसार उससे देख रेख में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है समाजशास्त्र के प्रयोग से, ठीक है, समाजशास्त्र के प्रयोग से नर्स जो है सामाजिक रिसर्च कार्य सीखती है, जैसे साक्षात्कार करना, स्टैटिक लेना, थ्योरी विकसित करना। समाजशास्त्र के सहायता से नर्स जो है रिसर्च कार्य भी सीखती है कि समाज में कैसे लोगों का इंटरव्यू करना है, कैसे जो है आंकड़ा लेना है, स्टैटिक लेना है, कैसे जो है थ्योरी विकसित करना है। इसके लिए जो है आपको समाज में बहुत ज़रूरी होता है नर्स के लिए जानना। ठीक है, आगे है समाजशास्त्र नर्सिंग प्रोफेशनल को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करती है। अब समाजशास्त्र जो होता है नर्स को प्रोफेशनल स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, आगे है मरीज के सामाजिक वातावरण में बदलाव कर रोगियों के उपचार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब नर्स को सामाजिक चीज़ों के बारे में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि मरीज को, चूँकि बहुत सारे प्रकार के मरीज होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, बहुत सारे पीड़ित व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए सामाजिक वातावरण बदलाव करके रोगियों को उपचार किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है उसी समाज में, जो व्यक्ति को उसी समाज में रहते हुए उसे उपचार दिया जाता है। तो ऐसे जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो उनके लिए जो है मेलुथेरेपी दिया जाता है, वातावरण परिवर्तन करके उनको उपचार किया जाता है। तो यह भी एक प्रकार से जो है आपको मदद करता है, व्यक्ति को यानी नर्स को मदद करता है कि समाजशास्त्र को जाने और उसका प्रयोग करके वह व्यक्ति के उपचार में मदद करे। ठीक है, आगे है समाजशास्त्रीय जानकारी से नर्स स्वयं, परिवार, समाज में एडजस्ट करना सीखती है। नर्स का महत्वपूर्ण एक जरूरी चीज़ें है समाजशास्त्र को जानना, इसलिए क्योंकि वह समाजशास्त्र को जानकर स्वयं को, परिवार को और समाज में एक दूसरे से सामंजस्य बनाना सीखती है। ठीक है, तो यह 10 पॉइंट मैंने आपको बताया कि कैसे नर्स के लिए या नर्सिंग क्षेत्र में समाजशास्त्र का क्या महत्व है, इन चीज़ों को मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे टोटल जो है इंग्लिश में मैंने दे दिया है। देखिए नॉर्मल है, आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं। मैंने 10 पॉइंट लिखा, तो ऐसा नहीं है कि 10 पॉइंट जो मैंने सीरियल लिखा है वैसे ही लिखना है। आप 10 पॉइंट को 10वां को 1 पर लिख दीजिए, 8वां को 2 पर लिख दीजिए, 7वां को 3 पर लिख दीजिए। आप कहीं कोई पॉइंट लिखिए, ऐसा सीरियल नहीं है। आप खुद से भी पॉइंट जनरेट कर सकते हैं कि एक नर्स जो है सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ती है, उसका क्या उपयोग करेगी। तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र पढ़ना एक नर्स के लिए क्यों ज़रूरी है और वह पढ़कर समाजशास्त्र के बारे में क्या करेगी अपने नर्सिंग क्षेत्र में। तो इस खुद से भी लिख सकते हैं दिमाग लगा के, ऐसा ये प्रश्न था, समझ गए। लेकिन